Hello everyone. So from this lecture we have to start new chapter that is capital budgeting. और वो जो उसके बाद का जो चैप्टर है दैट इज लीज, ठीक है, वो कंटिन्यूटी में ही है, उसमें कोई कंसेप्चुअल डिस्कशन नहीं आएगा. दैट इज लिंक विथ कैपबज, ठीक है. हाँ, उसका जो स्पेसिफिक है ना, हाउ टू कैलकुलेट दैट लीज सम, वो सिखाना पड़ेगा, बट वो जो कंसेप्ट है वो कैपबज का ही है. क्लियर है. और आप अपने वहाँ पे देखोगे मॉड्यूल में तो इट इज कंबाइंड इन अ सिंगल स्टडी नोट, अलग से स्टडी नोट नहीं है. क्लियर है. सो कम टू द पॉइंट कि कैपबज एज सच तो अपने इंटर में पढ़ के आए एक बार आपने पूरा, मतलब वहाँ पे इंटरमीडिएट में भी इसका 10 to 12 मार्क्स का वेटेज होता है इन पेपर नंबर 10, ठीक है. तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ा है, बट यहाँ पे एक लेवल ऊपर होगा, ठीक है. जो आपने इंटरमीडिएट में ख़त्म कर दिया है ना, उसके बाद का कैपबज जो है, ठीक है, स्पेशल सिचुएशन वाला या रिस्क एनालिसिस इन कैपबज, वो वाला पार्ट आपको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा. क्लियर है. एक और चीज़ है कि ऐसा अपने इंटर में भले कंप्लीट कर चुके हैं, बट वी कैन नॉट स्कीप दैट पार्ट कि चलो वो आप इंटर में पढ़ लिया है ना तो यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा मैं. वैसा मेंटालिटी नहीं कैरी कर सकते, बिकॉज किसने कहाँ से पढ़ा है या कैसे पढ़ा है, क्लियर है, वो श्योरिटी के साथ अपने नहीं बोल सकते कि हर एक के कैपबज के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे. ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के होंगे क्लियर, बट फिर भी स्ट्रेट अवे वहाँ पे जंप करना जो फाइनल का डिस्कशन है दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल. पहले एक बार उस सब को रिकॉल कर देते हैं. जिन लोग को आता है ये तो रिकॉल हो जाएगा, जिन्होंने पहली बार मतलब प्रॉपरली नहीं पढ़ा था तो इस बार एक और चांस है प्रॉपरली पढ़ने का. ठीक है. अगेन ये जो चैप्टर है वो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 4 पार्ट में बाइफर्गेट किया हुआ है. तो जो आपका कैपिटल बजटिंग चैप्टर होने वाला है दैट वी कैन डिस्कस इन 4 पार्ट. फर्स्ट इज बेसिक, ये है ना इंटरमीडिएट का ही होगा बेसिक जो है वो, ठीक है. सेकंड इज रिप्लेसमेंट. अगर किसी ने अच्छे से इंटरमीडिएट में पढ़ा है तो ये दोनों पार्ट दैट इज कवर्ड इन इंटर. रिप्लेसमेंट का भी बहुत फ्रीक्वेंटली इंटरमीडिएट में सम आता है कैपबज में. क्लियर है. तो ये दोनों वी कैन से दैट बिलोंग्स टू इंटरमीडिएट. तो फाइनल का क्या है, तो यहाँ से फिर जो स्टार्ट होता है ना वो फाइनल का है. ठीक है. स्पेशल सिचुएशन जो होगी इन कैपबज, और एक है रिस्क एनालिसिस. इन कैपबज. क्लियर है. ये अपने 4 पार्ट हो गए. पार्ट 1 इज बेसिक, रिप्लेसमेंट, स्पेशल सिचुएशन एंड देन रिस्क एनालिसिस. ये 2 सेगमेंट जो है दैट वी कैन से दैट कि ये आपके फाइनल के स्पेसिफिक है. ठीक है. और ये दोनों आपके इंटरमीडिएट में अपने कंप्लीट कर चुके हैं, बट वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट थिंग. ठीक है, हम तो ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे अपने पहली बार पढ़ रहे हैं. हाँ, थोड़ा स्पीड होगा कंपेयर टू इंटरमीडिएट, क्योंकि इंटरमीडिएट में तो मुझे उसको टीवीएम भी समझाना है, वो सब समझा के अपने आगे बढ़ते हैं, बट वो सब चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाएंगे. कैपबज का जो हार्डकोर डिस्कशन है ना वो हम लोग स्कीप नहीं करेंगे. ठीक है. वी विल ट्राई कि वो आपको प्रॉपरली समझ में आए. ठीक है, उसके साथ अपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले. तो जो फर्स्ट पॉइंट है बेसिक, उससे स्टार्ट कर दें. लेट स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, बेसिक. ये आप लिखना हो तो लिख देना ना कैपबज में अपने क्या क्या है. तो एक बेसिक से होगा, फिर आपका होगा रिप्लेसमेंट डिसीजन. ठीक है, रिप्लेसमेंट डिसीजन. आई होप थोड़ा बहुत हिंट आ रहा होगा कि व्हाट इज रिप्लेसमेंट डिसीजन. ठीक है, आपके पास 2 मशीन है, कब किसको रिप्लेस करना है या कौन सा मशीन के साथ अपने प्रोडक्शन करना चाहिए, तो वो सब यहाँ पे कवर्ड होगा इन रिप्लेसमेंट डिसीजन. ठीक है. देन स्पेशल सिचुएशन में बहुत सारी सिचुएशन है जो आपको यहाँ पे टैकल करनी पड़ेगी. सेंसिटिविटी एनालिसिस यहाँ पे आएगा, सर्टेनिटी, इक्विवेलेंट अप्रोच है. ठीक है, एक दो और भी चीज़ें जो यहाँ पे कवर होगी. देन रिस्क एनालिसिस में स्टैंडर्ड एविएशन का कैलकुलेशन होगा, जिसमें हमको प्रॉब्लम नहीं आने वाला. ठीक है, हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किया है और आई होप आपने अच्छे से किया है अपने साइड से. ठीक है, तो स्टैंडर्ड एविएशन का कैलकुलेशन एंड वो होगा. ठीक है, कि भाई कोई प्रोजेक्ट है तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, वी जनरली फोकस ऑन एनपीवी की, जिसका एनपीवी ज़्यादा उसको सिलेक्ट करो. व्हाट अबाउट द रिस्क, व्हाट अबाउट द सेंसिटिविटी या डेविएशन इन एनपीवी. एनपीवी कोई जो नंबर होता है वो फ्रीज नंबर नहीं है, दैट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड डेटा. तो क्या वो डेविएट हो सका? बिल्कुल हो सकता है. तो वो भी तो चेक करो ना कि डेविएट कितना हो सकता है, वो भी पार्ट कंसिडर करो.
क्लियर है। खैर मैं ज़्यादा बोल के वो जहाँ जब आएगा ना तब ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगे अपने, ज़्यादा बोल के वहाँ पे जो सीखना है ना उसको अपने अभी नहीं सीख रहे, ठीक है, अभी मतलब उसके रिलेटेड डिस्कशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेट्स कीप इट फॉर दैट फोर्थ, ठीक है, फोर्थ पार्ट, वो पार्ट में अपने देखा जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। सिर्फ मैंने बता दिया कि वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का इंपॉर्टेंस है और होना चाहिए, क्लियर है। ऐसा नहीं है कि एनपीवी कैलकुलेट किया बात खत्म हो गई। एनपीवी इज बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड नंबर, तो फिर उसमें डेविएशन का पॉसिबिलिटी है तो उसको इनकॉर्पोरेट करो, तो दैट विल बी कवर्ड इन फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें, फर्स्ट पार्ट जो बेसिक है ना वो अपने स्टार्ट करें। मैं एक बार ना वापस से आपको मेथड फॉर इवैल्यूएशन, मेथड फॉर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन आपको याद ही होगा, बट फिर भी एक बार मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, कि आपको विथ टीवीएम एंड विदाउट टीवीएम, ठीक है, टीवीएम के साथ कौन सा तो एनपीवी, सेकंड इज आईआईआर, ये सब अपने पढ़ के आए, मॉडिफाइड आईआईआर, फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई, फोर्थ इज डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ठीक है। फिर यहाँ पे था पेबैक पीरियड, मतलब एकदम टाइम पास करना हो ना तो पेबैक पीरियड पढ़ना चाहिए। इंटर में तो खैर रिस्पॉन्सिबिलिटी था, पढ़ते थे, ठीक है। यहाँ पे है आपका दूसरा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ARR। तो इसमें तो बहुत सारे टाइम पास मेथड है कि जो हमको फाइनल लेवल पे क्लियर है वो तो नहीं आएगा, ठीक है, फाइनल लेवल पे। तो आउट ऑफ दिस मेथड फॉर फाइनल लेवल आपके जो डिस्कस भी कर रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ जिसका सम आता है वो तो एनपीवी आईआईआर ही है, और प्रिसाइजली बोले तो एनपीवी ही है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बेस्ट मेथड तो एनपीवी है ना, दैट इज डिस्कस इन इंटरमीडिएट। बट एनपीवी में भी बहुत सारा आगे डिस्कशन है, रिस्क एनालिसिस, स्पेशल सिचुएशन इन एनपीवी, देन व्हाट, ठीक है। बट फिर भी डिस्कस करने के लिए भी अपने अगर मेथड लिखें तो वो फाइनल आप कितने मेथड डिस्कस करोगे, तो एनपीवी ऑफ कोर्स वो तो करेंगे, एक आईआईआर होगा, मॉडिफाइड आईआईआर का एक आध सम कर लेंगे, ठीक है। वैसे वो सम तो वापिस से बोल रहा हूँ ना, प्रिसाइजली एनपीवी का ही आएगा, बट डिस्कस करने में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आएंगी। और एक और चीज़ होगा दैट इज पीआई, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, मतलब हमारे लिए क्या क्या काम का है। तो ये 4 मेथड काम की है, यही तो हुआ, एनपीवी आईआईआर, मॉडिफाइड आईआईआर एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। बाकी सब क्या क्या करें तो उसको साइड लाइन कर देते हैं, ठीक है, उसका एक भी काम नहीं है यहाँ पे। तो फाइनल लेवल पे ये 4 मेथड डिस्कस भी होंगी, ठीक है, पूछेंगे सम तो एनपीवी पे ही, और बहुत कम चांसेस है दैट आईआईआर बेस पे सम आ जाए, क्लियर है। बट फिर भी डिस्कशन में ये 4 मेथड्स आएंगी। कंफर्टेबल है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अब मैं सुनना ध्यान से एक बार आप लोग, अपना जो ऑब्जेक्टिव है ना, तो एक तो वो जो एनपीवी का मीनिंग होता है, एग्जैक्ट मीनिंग, ठीक है, उसके साथ साथ उसमें रियल लाइफ कैसे यूजफुल होता है, ठीक है, रियल लाइफ में क्या क्या कंस्ट्रेंट है, कैलकुलेशन, मतलब ये जो सम करते हैं अपने उसमें, वो सब चीज़ें एक बार कन्वे करना चाह रहे हैं। शायद आपने इंटरमीडिएट में पढ़ी होंगी, ठीक है, नहीं भी पढ़ी है तो यहाँ पे रिकॉल हो जाएगा। और दूसरा, ये सम कैलकुलेट करने का जो फ्लो है ना, उसको वापस से रिकॉल करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं स्ट्रेट अवे आपको सम नहीं करवाना चाहता, चलो सम करो, आपको तो आता है ना, इंटरमीडिएट में पढ़े हो। इवन दो अपने पास ऐसे सम है जो इंटरमीडिएट के नॉलेज से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो स्पाइरल अवेलेबल है ना, उसमें कैपबैच में ऐसे बहुत सारे सम हैं जो इंटरमीडिएट के नॉलेज पे बेस्ड ही है, प्रोवाइडेड आपने प्रॉपर्ली पढ़ा हो, ठीक है। तो अपने वहाँ से स्टार्ट करने को कर सकते हैं, बट स्टिल अपने एक आध सेशन या 2 सेशन है ना इनिशियल डिस्कशन पे देना चाह रहे हैं, जहाँ पे वी विल ट्राई टू नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनपीवी। फिर जो आप सम वहाँ पे होता है अपने पास, ठीक है, सम में जो डेटा होता है वो रियल लाइफ में आप कैसे जनरेट करते हो, ठीक है। और एक दो चीज़ें जो मुझे लगती है कि शायद आपको अच्छे से पता होना चाहिए जब आप कैपबैच पढ़ते हो, तो वो सब चीज़ें अपने इनिशियल 1 के 2 लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन वी विल शिफ्ट टू सम्स, ठीक है, सम्स पे कैलकुलेट करते जाएंगे, और बेसिक पार्ट में सारे के सारे जो सम्स होंगे ना, दैट विल बी बेस्ड ऑन इंटरमीडिएट नॉलेज, ठीक है। इंटरमीडिएट का जो नॉलेज है, सिंपल कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, सिंपल कैलकुलेशन ऑफ आईआर टू द एक्सटेंड मॉडिफाइड आईआर, ठीक है, वो सब अपने कर ही लेंगे। बट फिर भी स्टार्टिंग के जो एग्जाम्पल है ना, उसमें अपने चीज़ों को समझाना चाह रहे हैं
कि क्या आप इतना एग्जैक्टली एनपीवी का मीनिंग समझते हो, ठीक है, क्या आप एग्जैक्टली वो जानते हो कि एनपीवी जब अपने जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करते हैं, क्लियर है, तो कैश फ्लो कैसे जनरेट होता है, तो वो सब डिस्कशन अपने करना चाह रहे हैं, क्लियर है। और हाँ, मैं किसी ने नहीं भी पढ़ा है ना इंटरमीडिएट में, तो भी अगर वो ध्यान देगा यहाँ से, तो अपने तो उतना नीचे लेवल पे जाके ही ऑपरेट करने वाला है, क्लियर है। आई एम एज्यूमिंग दैट कि इंटरमीडिएट पे आपने प्रॉपरली नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप यहाँ से अगर ध्यान दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आगे, ठीक है। अगर इनफैक्ट फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि सर मेरे को थोड़ा स्पीड लग रहा है यहाँ पे, तो आप मुझे बताना, आई विल शेयर लेक्चर्स ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट के लेक्चर्स आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो, बट आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, क्लियर है। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं अपने। बहुत सारे लोगों को ये ऑब्वियस सा लगेगा और वो लोग कर ही पाएंगे, ठीक है, उसको कोई मतलब टीचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है ये सब एग्जाम्पल सॉल्व करने में। तो एग्जाम्पल है सीधा कैलकुलेट एनपीवी फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स। प्रोजेक्ट एक्स कैश इनफ्लो पर एनम, तो ईयर रुपीस इन लैक्स, ईयर 1, 2, 3, 4 and 5. दैट इज कैश इनफ्लो, ये कैलकुलेट हो चुका है, क्लियर है। फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ₹600 lakhs, ये आपका अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है। फंडेड थ्रू इक्विटी एंड डेट इन द रेशियो ऑफ 6:4, मतलब 6:4 में इक्विटी में 6 और डेट के 4, इस तरीके से आपने पैसा रेज किया है, ठीक है। डेट जो है दैट इज 15%, पर टैक्स रेट जो है आपका वो 40% है। इक्विटी दैट इज 20% एज पर CAPM, क्लियर है। तो ये डेटा है और आपको कैलकुलेट क्या करना है, एनपीवी। तो मतलब सब कुछ तो सिंपल है, आप कैलकुलेट करोगे और सीधा आंसर आएगा, एंड स्ट्रेट अवे वी विल गेट द आंसर ऑफ एनपीवी, ठीक है, आप निकाल पाओगे। तो ध्यान देना, स्टेप 1 क्या होता है, आप सॉल्यूशन देखना, आप यहाँ पे सॉल्यूशन। स्टेप 1 हम लोग क्या करते हैं, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, क्लियर है। कितना पैसा लगा है इसमें, 600 लाख ना, तो दैट इज माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 600 lakhs रुपीस, क्लियर है, 600 lakhs रुपीस है। स्टेप 2 होता है आपका पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, तो उसमें ईयर कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ, एक डिस्काउंटिंग रेट होता है, क्लियर है, और फिर पीवी। ओके, चलो ध्यान देना, डिस्काउंटिंग रेट क्या होना चाहिए। तो हमारा डिस्कशन, मतलब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है दैट डिस्काउंटिंग रेट मस्ट बी व्हाट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। जो
आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो वो आपका डिस्काउंटिंग रेट होना चाहिए। एज सच प्राइमा फेसिया दैट इज करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्टेबल है ना। बट सुनना ध्यान से, मैं एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पहले चलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर इसका निकाले तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप समझना ध्यान से, ये सब चीज़ें हैं ना वो वैल्यू एडिशन है फॉर फाइनल, ठीक है। इंटरमीडिएट में शायद आपने डिस्कस किया होगा, किसी ने नहीं भी किया हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर दैट प्रोजेक्ट, ठीक है, वो प्रोजेक्ट में आपका क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट इज इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो आपको क्या जानना है कि वो प्रोजेक्ट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, वो लिखना पड़ेगा। तो यहां पे देखना ध्यान से, ये जो 600 लाख रुपए है, 600 लाख दैट इज 6 करोड़ रुपीज दैट वी हैव रेस्ड थ्रू इक्विटी एंड डेट इन द रेशियो ऑफ 6:4। मतलब हम लोग ऐसा बोलेंगे कि 600 में से 360 6:4 में इक्विटी से आया है और बाकी का 240 कहां से आया, डेट से, क्लियर है। अगर आपका एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%, ठीक है, एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%, क्या आपने वो 12% ये प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के लिए लगा सकते हैं? नहीं। आपको वो जो फंड रेज हुआ है ना 600 लाख, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा एंड देन यू कैन यूज दैट एज अ डिस्काउंटिंग रेट। एंड एक बार और सुनना कि वही रेट है डिस्काउंटिंग, ऐसा नहीं है, ठीक है। इफ अदर इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कंसिडर्ड एज अ व्हाट, डिस्काउंटिंग रेट, और वी कैन से बेंचमार्क रेट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट। बेंचमार्क, हर्डल रेट, मिनिमम रेट, ऐसे वर्ड यूज होता है, क्लियर है। तो पहले चलो निकाल देते हैं अपने, फिर उसका डिस्कशन करेंगे। तो अगर अपने यहाँ पे एक बार इसको, ये 6:4 में मैंने सिर्फ अमाउंट दिखा ना, अमाउंट का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अभी ये तो इसने ना दे दिया था कि 20%, नहीं दिया होता तो वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता दैट इज यूजफुल फॉर कैलकुलेशन ऑफ केई, एंड केई बहुत पैटर्न से निकलता है, ठीक है। एक डिबेंचर, सॉरी, डिविडेंड अप्रोच होता है, ईपीएस अप्रोच होता है, सीएपीएम अप्रोच होता है, गॉर्डन ग्रोथ अप्रोच होता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ केई, पीई, प्राइस अर्निंग रेशियो अप्रोच भी होता है। वो एग्जैक्ट रेप्लिकेट ही है ईपीएस मेथड का, बट वो भी एक टेक्निक है टू कैलकुलेट केई, ठीक है। केई बहुत सारे पैटर्न से निकलता है। आई होप कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको आता है, जिसमें केई निकालने के लिए डिविडेंड अप्रोच है तो डी अपॉन एनपी, नेट प्रोफिट मल्टीप्लाई बाय 100। अगर ईपीएस अप्रोच है तो ईपीएस अपॉन एमपीएस या एमपी, नेट प्रोफिट मल्टीप्लाई बाय 100। डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच, बहुत सारे अप्रोच है, सीएपीएम अप्रोच भी है। तो जो टेक्निक दिया होगा, जिसका इंफॉर्मेशन दिया होगा, वैसे आप निकाल सकते हो। और केडी ध्यान देना, कॉस्ट ऑफ डेट, तो ये तो 15 है ना, 15 को पोस्ट टैक्स करना पड़ेगा, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.4, इट इज 9%। यो क्लियर है, ठीक है। पोस्ट टैक्स करेंगे केडी को, तो वैक, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी लाइक दैट, वेट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ डेट। तो वेट ऑफ इक्विटी इज 60%, उसका रेट हो गया 20, प्लस वेट ऑफ डेट इज 0.4, जिसका कॉस्ट था आपका 9%। कंफर्टेबल है ना। तो इसको अगर अपने सॉल्व करें तो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.6 दैट इज 12%, ओके, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 9 3.6, तो ये जो आंसर आया वो 15.6 आया। ये आपका वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15.6%, दैट यू कैन यूज एज अ डिस्काउंटिंग रेट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रहे, मान लो इस सम में यहाँ तक डेटा दिया था, ठीक है, और इसके बाद ऐसा लिखा था रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट इज इक्वल टू 18%। ये प्रोजेक्ट से आपको रिटर्न कितना चाहिए, 18। तो 18 अगर रिटर्न चाहिए तो फिर आपका डिस्काउंटिंग रेट क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, फिर मैं निकालूंगा नहीं वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वी विल कंसीडर दैट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब ये ऐसा क्यों, वापस से आपने क्या बोल दिया है, सपोज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन, देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी कंसीडर एज अ डिस्काउंटिंग रेट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट। इसके साथ सपोज साइमल्टेनियसली दे हैव गिवन that required rate of return from this project is 18, then what, then we have to consider that as a discounting rate, clear है।
तो ये बहुत ही क्लियर, और जनरली सुनना, जनरली क्या, प्रिसाइजली अगर बोले ना अपने, तो हमेशा ऐसा होगा कि आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा ना क्वेश्चन में, वो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा। ठीक है, वो ज्यादा होगा, ये कंफर्म है। मैं एकेडमिक में गारंटी नहीं दे सकता हूं, बट रियल लाइफ में दैट इज कंफर्म दैट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट मस्ट बी हायर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ दैट प्रोजेक्ट। क्लियर है? खैर मैं ना इतना वापस से वो डिटेल में बात नहीं करना चाह रहा रिलेटेड टू दैट डिस्काउंटिंग रेट, वो अपने एक अलग सम बना के करेंगे। ठीक है, मतलब ये डिस्कशन हो जाए उसके बाद। हम लोग अभी क्या रूल बनाया, रूल इज लाइक दैट इफ ओनली कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन यू हैव टू यूज दैट एज अ डिस्काउंटिंग रेट। इफ साइमल्टेनियसली दे आर प्रोवाइडेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट, देन यू हैव टू यूज, मतलब प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इंस्टेड ऑफ व्हाट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंफर्टेबल है ना ये? तो जब दोनों दिया है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को प्रायोरिटी, आई विल डिस्कस द रीजन फॉर दैट इन लेटर पार्ट। ठीक है, अपने बाद में डिस्कस करते हैं, बट ये रूल याद रख लो आप। क्लियर है? और मैंने बोला जनरली और कंपल्सरीली इन रियल लाइफ दैट योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विल बी हायर देन व्हाट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज गारंटीड। ठीक है, वो गारंटीड ही है, बट हाँ अपने एकेडमिक में वो गारंटी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सम बनाने वाले को शायद वो पता है कि नहीं। क्लियर है? तो ये चीज़ है। अभी के लिए तो ये लाइन था ही नहीं ना, तो अपने इतना लोड नहीं ले रहे। राइट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड व्हाट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड दैट विल बी कंसिडर एज अ डिस्काउंटिंग रेट फॉर यू। तो चलो उसको यूज करते हैं। अब ना लकीली कैश फ्लो तो दे ही दिया है, तो यहाँ पे मैं ईयर 1 कैश फ्लो इज 100 एंड डिस्काउंटिंग रेट जो यूज होगा वो 15.6 है। क्लियर है? 15.6 दैट इज वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 0.8650, फिर सेकंड का 250, थर्ड ईयर का 300 एंड फोर्थ ईयर का 150, फिफ्थ ईयर का आपका था 400। ये अपने जो कैश फ्लो एग्जाम्पल में ही था वही है। क्लियर है? ओके, 15.6 से अगर अपने डिस्काउंटिंग स्टार्ट करें, तो ये आएगा 0.7483, 0.6473, डबल 599, 0.4844। क्लियर? ये आपका वो फैक्टर बन जाएगा। इसको कंप्लीट करें तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.8650 दैट इज 86.5, 187.07, 194.19, 193.76। अगर टोटल करें इसका तो 86.5 प्लस 187.07 प्लस 194.19, 83.98। $745.5। ठीक है,
अगेन रुपीज इन लैक्स था ये, क्लियर है आपका। इसके बाद एक स्टेप 3 आता है, दैट इज कॉल्ड पीवी ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लो, बट राइट नाउ इट इज नॉट एक्टिव, ठीक है। पीवी ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लो, क्लियर, बट है नहीं अभी। फिर स्टेप 4 आएगा, दैट इज एनपीवी कैल। टर्मिनल कैश इनफ्लो मीन्स जब अपने बिजनेस को डिस्पोज कर रहे हैं या प्रोजेक्ट डिस्पोज हो रहा है, तो एट लास्ट जो आपका वैल्यू मिलता है, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू है या आपने कहीं सेल कर दिया है तो उसका एक्चुअल कुछ वैल्यू मिला है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ टर्मिनल वैल्यू, उसका पीवी किया जाता है। दैट इज ऑल्सो इनकम फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट। एनपीवी में पर्टिकुलर एंड रुपीस, अगेन ये रुपीस इन लैक्स है, तो उसमें हो जाता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो स्टेप 2, ठीक है, प्लस पीवी ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, क्लियर है। तो यहाँ पे तो कैश इनफ्लो ये 745.5, यहाँ पे टर्मिनल कैश इनफ्लो नहीं है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट आई थिंक सो इट इज 600, तो ये निकाले अगर अपने, तो एनपीवी आ गया आपका 145.5 रुपीज़, लैक्स में चल रहा है। तो कंक्लूजन या आंसर क्या लिखेंगे, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। तो ये अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट कैपबज, क्लियर है। अब एक तो पहला काम क्या है कि आप यहाँ पे पॉज करके इसको कॉपी करो, ठीक है। फिर अपने जो चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं ना कि अपने ये एग्जाम्पल क्यों किया है, तो वो डिस्कस 1 बाय 1 करके करते हैं हम लोग। तो पहले आप यहाँ पे ये इसका यहाँ तक, हाँ ये क्वेश्चन है, ये पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी कर लो आप अपने साइड से। अगर क्वेश्चन कॉपी हो जाए, क्लियर है, ये पॉज करके कर लो। फिर ये है ना, ये सॉल्यूशन का पार्ट एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट ही हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ना, सॉरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आप कैलकुलेट कर दो, ठीक है। सॉल्यूशन करके ये स्टार्ट कर देना, आप पॉज करके ये कैलकुलेट कर दो। फिर नेक्स्ट जो है दैट इज स्टेप 1 स्टेप 2, क्लियर है, दैट इज अप टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। ओके, एंड देन स्टेप 3 एनपीवी कैल, सॉरी स्टेप 3 इज पीवी ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लो, देन स्टेप 4 एनपीवी कैलकुलेशन, क्लियर। आप अगर ये कंप्लीट कर लो ना तो आंसर क्या लिखेंगे, सिंस एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज पॉजिटिव प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, ठीक है, वी विल एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट। ओके, अगर आपने ये कॉपी कर लिया आपने, तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, अपने यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन लिखेंगे नोट्स बना के, फिर उसके आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वी विल डिसाइड दैट पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो इन रियल लाइफ, ठीक है। थोड़े क्वेश्चन बहुत बेसिक है और थोड़े टेक्निकल भी है, बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि जब पढ़ ही रहे हैं ना तो आपको कुछ भी ऐसे हाइपोथेटिकल मतलब सुपरफिशियल नहीं लगना चाहिए कि ये तो ऐसा होगा, ठीक है, होगा नहीं, कैसा है वो जान लो, क्लियर है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ वी विल डिसाइड दैट 600 लाख रुपीज इज माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्लियर है। तो रियल लाइफ में अगर बात करें तो ये कैसे होगा, तो दैट विल बी बेस्ड ऑन कोटेशन। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप कहाँ पे होता है, मतलब कोई मशीनरी परचेज करना होगा, कोई लैंड परचेज करना होगा प्रोजेक्ट लगाने के लिए, वहाँ पे तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, क्लियर है, इनिशियली हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, क्लियर है। तो वो पैसा उसका 600 लाख होने वाला है, ठीक है, उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं अपने, तो दैट विल बी बेस्ड ऑन कोटेशन अवेलेबल फॉर दैट असेट दैट वी आर गोइंग टू परचेज फॉर दैट प्रोजेक्ट, ठीक है, और बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपका एक्सपीरियंस होगा, आप बोल सकते हो कि इतने में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा या प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से अपना ये इन आउटफ्लो है वो अपने डिसाइड करते हैं। अब सेकंड है कि सर क्या ये इनफ्लो हमको क्वेश्चन में दिया होगा, तो आंसर इज नो, नहीं दिया होगा। यू हैव टू कैलकुलेट विद प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट एग्जाम्पल कि एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या है, और एकेडमिकली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ओनली, ठीक है, कि फॉर्मेट लगा के आंसर निकालो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि रियल लाइफ में
अगर कोई पर्सन है जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करने बैठा है तो सबसे चैलेंजिंग टास्क तो यही है कि भाई आप फ्यूचर में कितना कैश फ्लो आएगा वो बताओ। क्लियर है? हाउ विल डिसाइड दैट? तो अगेन दैट विल बी बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस कि भाई आपका पास्ट में ऐसा कुछ प्रोजेक्ट था, उसका डेटा उठाएंगे, उसको कंपेयर करेंगे, फिर जो है फिर उसके बेसिस पे फ्यूचर का प्रोजेक्शन करेंगे। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ओनली एनपीवी कैलकुलेशन इज नॉट गुड। ठीक है, सिर्फ एनपीवी निकाल के अपने इंटरमीडिएट में क्या पढ़े, ठीक है, इनफैक्ट उसको अभी रिवाइज भी करेंगे कि एनपीवी जिसका हायर होगा दैट विल बी सिलेक्टेड। कंफर्टेबल है ना? बट व्हाट अबाउट द डेविएशन पॉसिबल इन दैट एनपीवी? क्या एनपीवी एक बार मैंने बोल दिया कि भाई 200 लाख रुपए एनपीवी है तो क्या वो फ्रीज हो गया? बिल्कुल नहीं। वो तो तब होगा जब आपने जो प्लॉट किया है ना कैश फ्लो, वैसे ही आपका कैश फ्लो आए तो वो आएगा, उसका गारंटेड थोड़ी ना कोई लिख के देता है। दैट इज ऑल अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा क्या पता है? क्लियर है? तो तभी तो यहां पे आपको ये सिखाया जाएगा कि भाई चलो एनपीवी तो ठीक है, लेट्स कैलकुलेट डेविएशन पॉसिबल इन दैट एंड देन कंपेयर बोथ थिंग। ठीक है, रिटर्न कितना है? एनपीवी इज वन सॉर्ट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनपीवी विल डिस्कस। ठीक है, बट पहला तो इंट्यूशन यही है ना कि रिटर्न होता है एनपीवी। क्लियर है? तो एनपीवी के साथ साथ जो डेविएशन है वो भी देखा जाएगा। क्लियर है? तो दोनों को कंपेयर करके फिर लास्ट में जो अपने डिस्कशन आएगा ना वहां पे तो यही है कि दोनों कंपेयर करके कॉल लो, आप सिर्फ एनपीवी पे फोकस नहीं करो। क्लियर है? तो अपना क्वेश्चन ये चल रहा था, हाउ विल डिसाइड कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो इन रियल लाइफ। तो कैश आउटफ्लो तो बहुत सिंपल बोल दिया, दैट विल बी बेस्ड ऑन, और वो प्रिडिक्ट करना थोड़ा सिंपल है क्योंकि अपने अभी अभी डिसाइड करें, चलो अपने आज से 3 महीने बाद एक नया वेंचर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कितना पैसा लगेगा वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप विथ 98-99% एक्यूरेसी के साथ उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। क्लियर है? बट अपने पूछे कोई तो अपना आंसर ये है कि दैट विल बी बेस्ड ऑन कोटेशन अवेलेबल फॉर दैट एसेट दैट वी आर गोइंग टू परचेस फॉर दैट वेंचर। ठीक है, और दूसरा, या तो अगर अपने अभी डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा मशीन चाहिए, ठीक है, तो एक हाइपोथेटिकली आपका वो होता है ना कि भाई एक्सपीरियंस काउंट होता है वहां पे, और आप एक बोल सकते हो फिगर कितने लैक्स में बिजनेस स्टार्ट होगा या ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, बट मोर और लेस जनरली जब अपने रियल में ये करने बैठते हैं ना, वो स्टेजेस होते हैं कोई भी इवैल्यूएशन के। फर्स्ट स्टेज में आप चलो ज़्यादा रिसर्च नहीं करो, एक लमसम फिगर बोल दो, बट जैसे ही सेकंड स्टेज पे आप ये सब डेटा कैलकुलेट करने बैठे हो तो फिर जनरली आपको लिस्ट डाउन करना ही होता है कि चलो लिस्ट बनाओ कौन से एसेट चाहिए बिजनेस के लिए, और वो सबका कोटेशन मंगाओ, और उसमें से जो लोएस्ट कोटेशन है उसके हिसाब से इनपुट डालो और कैलकुलेट करो अपना प्रोजेक्ट का एनपीवी। क्लियर है? उसके हिसाब से आप आउटफ्लो डिसाइड करोगे, फिर इनफ्लो पे बात आएगा। ठीक है, तो आउटफ्लो अपने कर सकते हैं। इनफ्लो तो जनरली मार्केट सर्वे से आएगा कि कोई प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसको मार्केट सर्वे करवाएंगे उसका कि ये प्रोडक्ट कितने में बिक सकता है मार्केट में, कितनी क्वांटिटी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अपना जो सेल्स डिपार्टमेंट होगा वो एक बार सेल्स का डेटा देगा, उसके हिसाब से आप प्रिडिक्ट करोगे कि सेल्स इतना होगा, कॉस्ट इतना होगा, अल्टीमेटली कैश फ्लो जनरेट इतना होगा ओवर अ पीरियड ऑफ दैट प्रोजेक्ट टाइम। ठीक है, जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है वो, बट उसमें डेविएशन पॉसिबल है। क्लियर है? तो अगेन ये दो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, और ऑफकोर्स इतना कोई हैवी डिस्कशन नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा ये तो। ठीक है, दूसरा, ये तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्लियर है? ये अपने लिखेंगे अभी इसको कंप्लीट करने के बाद। दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय एनपीवी? जैसे इसमें एनपीवी आया 145.5, क्या फील आता है एनपीवी? तो लोग बोलते सर एनपीवी मतलब प्रॉफिट। ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऐसा होता है ना, एनपीवी मीन्स नेट प्रेजेंट वैल्यू, अपने को आता है सर नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है? वो एब्रीवेशन थोड़ी पूछा, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनपीवी। क्लियर है? तो बहुत सारे लोगों को आता ही होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अपने प्रिसाइज बात करें ना, प्रिसाइज एकदम ही प्रिसाइज कि एनपीवी क्या, तो इट इज वैल्यू क्रिएटेड बाय दैट प्रोजेक्ट, वैल्यू क्रिएटेड। क्लियर है? मैं अपने एनपीवी का कैलकुलेशन मैं दो तरीके से समझाता हूं। एक तो क्या है, आप सुनना ध्यान से। फर्स्ट, मेरा ऐसा मानना है कि कोई प्रोजेक्ट का एनपीवी 145.5 है, जैसे अपना था। ठीक है, जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 600, और आपका डिस्काउंटिंग रेट कितना था 15.6%। क्लियर है? तो मेरा सिंपल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग एनपीवी ये है
कि अगर कोई प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव है, पॉजिटिव, क्लियर है, तो उसका जो रिटर्न है ना, रिटर्न फ्रॉम दिस दैट प्रोजेक्ट, जो अपने रिटर्न एक्चुअली में मिला है, क्लियर है, जिसको अपने आईआईआर बोलते हैं, याद हो तो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, दैट विल बी हायर देन दैट डिस्काउंटिंग रेट। मीन्स व्हाट, अगर कोई प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव है, एनपीवी पॉजिटिव, क्लियर है, दैट मीन्स कि वो प्रोजेक्ट ने आपको जो रिटर्न प्रोवाइड किया है ना, क्लियर है, रिटर्न जो प्रोवाइड किया है वो उसके डिस्काउंटिंग रेट से ज्यादा है। आई एम नॉट सेइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, बिकॉज डिस्काउंटिंग रेट कंफर्म थोड़ी ना कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, इट कैन बी रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न। तो इन सिंपल ये है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट को डिस्काउंट करते हो ना, और आप वो डिस्काउंट करके आपका एनपीवी पॉजिटिव आ जाए, दैट मीन्स कि आपका जो डिस्काउंटिंग रेट था ना उससे तो रिटर्न ज्यादा है, क्लियर है, दैट इज फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनपीवी। इफ एनपीवी इज पॉजिटिव, दैट मीन्स कि जो प्रोजेक्ट का इंटरनल रिटर्न है, इंटरनल रिटर्न, दैट इज हायर देन योर डिस्काउंटिंग रेट, एंड डिस्काउंटिंग रेट कैन बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और व्हाट, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न। एक बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पकड़ो, तो मान लो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, माने कि अभी तो है ही ना 15.6, और प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव आया, आई एम सेइंग पॉजिटिव मींस इट इज 0.00001, देन इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव तो है ही वो, दैट मीन्स कि रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज मोर देन 15.6। 15.6 मीन्स आपने जो डिस्काउंटिंग रेट यूज किया है, क्लियर है। तो ये चीजें बहुत क्लियर कर समझ में आ जानी चाहिए कि जब अपने बोलते हैं ना कि एनपीवी पॉजिटिव, मतलब वो जो प्रोजेक्ट है उसका जो रिटर्न है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, दैट इज हायर देन योर डिस्काउंटिंग रेट। मैं इसको प्रूफ करूं अगर, तो ध्यान देना, खैर इस ये तो ना कन्वेंशनल पैटर्न है दैट वी आर कैलकुलेटिंग एनपीवी एट 0, ठीक है, एनपीवी 0 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, यू कैन कैलकुलेट वैल्यू क्रिएटेड एट 3rd ईयर, 5th ईयर, 4th ईयर, जहां पे करना हो करो, ठीक है। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैलकुलेट 0 पे करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें कोई चॉइस नहीं है, बट मेरा मन है तो मैं तो 5th पे करूं, कोई रोकेगा थोड़ी इसमें कि मेरे को ये वैल्यू 5th पे कैलकुलेट करना है। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट एनपीवी एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, क्या कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। और मुझे ये प्रूफ करना है कि एनपीवी होता क्या है, तो एनपीवी एक ही चीज है कि आपका जो रिटर्न है ना, रिटर्न जो ग्रोथ रिटर्न है कैश इनफ्लो वाला, वो आपके डिस्काउंटिंग रेट से ज्यादा है, क्लियर है। तो ध्यान देना आप लोग, t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें, t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं अपने, आपने किसी से 600 lakhs का लोन ले लिया, मान लो पैसा उठाया, ठीक है, और अपने ऐसा तो है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो इक्विटी होता है वो भी आपको कंसीडर तो करना पड़ता है, आप कैपेक्स में हो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपने, ठीक है, इक्विटी से पैसा है उसका कोई कॉस्ट नहीं है, ऐसा थोड़ी बात होता है, और उसका जो कॉस्ट था ना वो था 15.6%, क्लियर है, कंफर्टेबल है। अब t इज इक्वल टू 1 आया, t इज इक्वल टू 1, व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव, ठीक है, कि जो आपका एनपीवी कोई प्रोजेक्ट का पॉजिटिव है ना, मतलब आपका जो रिटर्न है वो आपके डिस्काउंटिंग रेट से ज्यादा है, कंफर्टेबल है ना, मतलब आपने जो पैसा उठाया, जो रेट से उठाया वो नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज डिस्काउंटिंग रेट में रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न भी होता है, तो उससे आपका रिटर्न जो आएगा प्रोजेक्ट का वो आपके डिस्काउंटिंग रेट से ज्यादा है, वो अपने प्रूव करना चाह रहे हैं। और वी कैन से दैट, अगर अपने टेक्निकल लैंग्वेज में बोले ना, तो एनपीवी इज एक्सेस रिटर्न, और वी कैन से एनपीवी इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सेस रिटर्न ओवर एंड अबव योर डिस्काउंटिंग रेट। वापिस से रिपीट कर रहा हूं, एनपीवी इज व्हाट, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सेस रिटर्न ओवर एंड अबव योर डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट से ऊपर जो रिटर्न आया होगा ना, उसका पीवी करे, दैट इज एनपीवी, क्लियर है। अब ध्यान देना, ये डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आने वाले जो अपने स्पेशल सिचुएशन होगा ना, वहां पे ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर चाहिए अपने को। तो अगर 600 किसी ने दिया है, तो फर्स्ट ईयर के एंड पे अगर उसको मैं बोलूं चल पैसा वापस देना है, बोल कितना लेगा, तो वो तो ऐड करेगा ना 15.6, तो 600 प्लस 15.6 ऐड करे, परसेंटेज 15.6%, तो ये आ रहा है 693.6, क्लियर है। इतना आपको उसको देना पड़ेगा फर्स्ट ईयर के एंड में, क्लियर है। बट ध्यान देना आप लोग, फर्स्ट ईयर के एंड में हमारे पास कैश फ्लो कितना आया 100 ना, तो हमने उसको 100 वापस कर दिया, तो मान लो इसको 100 वापस कर दे अपने,
तो अभी सेकंड ईयर में जो पैसा मांगेगा ना वो 593.6 पे प्लस इंटरेस्ट करके मांगेगा। मतलब मैं इसको बोलूँ t इज इक्वल टू 2 पे कितना पैसा वापस करना है, तो आंसर इज 593.6 जो है उसमें वो ऐड करेगा ना क्या 15.6%, तो बोलेगा आपसे कि आपको 686.20 इतना पैसा देना पड़ेगा अगर आप t इज इक्वल टू 2 पे पेमेंट करना चाह रहे हो। 1 पे 100 लाख दिया है, क्लियर है। चलो उसको सेकंड ईयर में कितना पैसा आ रहा है 250, उसको दे देते हैं, क्लियर है। 250 अपने दे देते हैं, तो इसमें से 250 हटा देंगे, कितना बचा 436.20। ये आपका सेकंड ईयर में अगर सेटलमेंट करना है 250 के बाद तो इतना पैसा और देना पड़ेगा, बट हमारे पास तो थर्ड ईयर में आने वाला है, तब इसमें और 15.6% ऐड करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 504.25 इतना हो गया अगर t इज इक्वल टू 3 पे सेटल करना है। बट t इज इक्वल टू 3 पे तो आपके पास कितने पैसे आए 300, तो उसको लौटा देते 300, तो इसमें से 300 हटा दें तो ये आ रहा है 204.25। तो ये t इज इक्वल टू 4 पे आपको कितने देने पड़ेंगे 204.25, क्लियर है। सॉरी, इसमें तो ऐड होगा ना, इसमें ऐड होता जाएगा कितना 204 पॉइंट पे 15.6% ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक साल और चला गया तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब जो भी आपका फंडिंग कॉस्ट है वो उसको आपको बेयर करना पड़ेगा। कोई बोले सर इंटरेस्ट तो उसमें इक्विटी है, मैं बोल रहा हूँ फंडिंग कॉस्ट, ठीक है। तो 236.113, अब t इज इक्वल टू 4 पे अपने पास कितने पैसा है 150, तो 150 उसको दे दिए, क्लियर। तो इसमें से 150 हटा दे तो ये कितना हो गया 86.113। बट t इज इक्वल टू 4 पे आपको इतने देने थे, अगर 5 पे जाना है तो वापिस से 86.113 जो उसका बाकी है उस पर वो ऐड करता है करेगा ना 15.6%, तो आंसर आ रहा है 99.55। इतने पैसे आपको 5 पे देने पड़ेंगे। बट जब 5th ईयर आया तो आपके पास तो पैसे कितने फ्रॉम प्रोजेक्ट 400, तो यहाँ से अपने 400 माइनस करें तो आपके पास जो पैसा बचता है 300.45 कैन बी कंसिडर दैट एज एक्सेस रिटर्न ओवर एंड अबोव योर डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है। जो आपका हर्डल रेट था ना, इस बार चलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही था, तो दैट इज ओवर एंड अबोव रिटर्न, ठीक है रिटर्न। और इसमें मैंने प्रिंसिपल भी रीपे कर दिया है 600, ऐसा थोड़ी ना है कि प्रिंसिपल रीपे नहीं किया, सिर्फ इंटरेस्ट या जो फंडिंग कॉस्ट था वही दे रहे हैं, क्लियर है। थोड़ा अगर अपने और समझे तो मान लो ये जो 600 है ना 600 है वो अपने डेट से लेके आए, किसी किसी को इक्विटी में ना हर्ट हो जाता है, बोले सर इक्विटी का पैसा थोड़ी ना इंटरेस्ट फॉर्म में दे रहे हैं, बट रिटर्न तो देना पड़ेगा ना इक्विटी वाले को भी, क्लियर है। अपने अगर चलो वो नहीं समझ रहे, मान लो आप 600 लाख है ना वो डेट से लेके आए जिसका फंडिंग कॉस्ट था 15.6, तो उसको वापस तो करना पड़ेगा, और जब भी वापस करोगे वो इंटरेस्ट ऐड करता जाएगा। तो यहाँ पे अपने 600 स्टार्ट किया, बोले फर्स्ट ईयर में वापस देना हो तो कितना 693.6, तो वो 693.6 मांग रहे हैं, ठीक है। हमारे पास 100 था तो अपने उसको माइनस कर दिया, तो फिर उसका जो अमाउंट बाकी रहा वो कितना रहा 593.6, फिर इसमें ऐड किया 15.6, तो 686.2 आया, 250 हटा दिया, ऐसे साइकिल चलाते गए। तो लास्ट ईयर में क्या आया कि पेमेंट जो आउटस्टैंडिंग है ना वो 99.5 है, उसको 99.5 दे दो आप तो आपका काम खत्म हो जाएगा। बट उस साल इनफ्लो तो 400 आ रहा है, तो एक्स्ट्रा अपने पास कितना बचेगा 300.45 लाख, 300.45 लैक्स। ये एक्स्ट्रा ही तो एनपीवी है, दैट इज एक्सेस रिटर्न जनरेटेड बाय यू ओवर एंड अबव योर डिस्काउंटिंग रेट, क्लियर है। कोई बोलेगा सर एनपीवी तो अलग आ रहा था, तो अलग ही आएगा ना, इट इज स्टैंडिंग एट 5 पे स्टैंड कर रहा है, ब्रिंग इट टू 0 पे लाओ, क्लियर है। मतलब इसको 5वें साल का फैक्टर लगा है 15.6 के लिए, तो पीवीएफ फैक्टर एट द रेट ऑफ 15.6% फॉर 5th ईयर, तो 5th ईयर का फैक्टर ये आपने कैलकुलेट किया ही था 0.4844, तो 300.45 मल्टीप्लाई बाय 0.4844, तो ये आपका आ जाएगा 145.5, जो अपने एनपीवी लाए थे पहले, ये रहा, क्लियर है।
तो ये मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय एनपीवी? तो एनपीवी का एक और मीनिंग भी है जो मेरे को कन्वे करना है, पहला ये समझ लो आप ध्यान से, क्लियर है कि एनपीवी एग्जैक्टली क्या होता है। तो अगर कोई प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव है, इट मींस इनडायरेक्ट मैसेज ये है कि आपने जो डिस्काउंटिंग रेट यूज किया है ना वो प्रोजेक्शन के लिए, उससे आपका रिटर्न इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है? आईआर जो होता है ना, आईआर मतलब अपने याद करो आप, तो आईआर अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या करते थे कि इनफ्लो आउटफ्लो इक्वल हो जाए ना, उस रेट से सब चीजों को डिस्काउंट करो। तो अगर इस प्रोजेक्ट में वो रेट निकालेंगे ना आईआईआर, दैट विल बी हायर देन 15.6, दैट इज कंफर्म। तो ये पहला अंडरस्टैंडिंग है, क्लियर है? ओके, अब दूसरी चीज जो अपने कन्वे करना चाह रहे हैं, एनपीवी का मार्केट में क्या इंपैक्ट आएगा, ठीक है? तो फंडामेंटली सुनना ध्यान से, फंडामेंटली इफ मार्केट्स आर करेक्ट एंड योर एनपीवी कैलकुलेशन इज करेक्ट, देन सुनना ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट है। सपोज अपने एबीसी लिमिटेड का बात करें, मैं दो एनपीवी का मतलब समझाना चाह रहा हूं। फर्स्ट, दैट इफ एनपीवी इज पॉजिटिव दैट मीन्स व्हाट, कि आपका जो रिटर्न है वो आपके डिस्काउंटिंग रेट से ज्यादा है, क्लियर है? मतलब इस बार आपका डिस्काउंटिंग रेट अपने क्या यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जनरली। तो 15.6 से आपका अगर रिटर्न ज्यादा आ रहा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए ना। कोई भी जगह पे आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जितना आपको रिटर्न चाहिए, तो इस केस में आपको 15.6 चाहिए ना, दैट इज माई डिस्काउंटिंग रेट एंड दैट इज माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्लियर है? तो उससे ज्यादा अगर रिटर्न मिल रहा है तो आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे, और इस बार मिल रहा है, क्लियर है? खैर हम लोग परसेंटेज में नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग एनपीवी में निकाल रहे हैं, बट एनपीवी बैकग्राउंड में कहता तो यही है कि एनपीवी पॉजिटिव है तो एक्सेप्टेड। तो पॉजिटिव कब आएगा, जब आपका रिटर्न फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट डिस्काउंटिंग रेट से ज्यादा हो। अगर एनपीवी नेगेटिव आ रहा है ना, इट मींस कि आपका रिटर्न फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट इज लेस देन योर डिस्काउंटिंग रेट, दैट्स इट, ठीक है? मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर ये 400 की जगह मान लो 50 होता, 50 ओनली, 50 कैश फ्लो होता, क्लियर है? तो इस प्रोजेक्ट का एनपीवी नेगेटिव आता, बिकॉज फिर तो आपका एक्सेस रिटर्न है ही नहीं, लेस रिटर्न है, बिकॉज लास्ट ईयर में 99.55 का पेमेंट करना है और बचा कितना है 50, तो 49.55 का लॉस हो जाएगा और वैल्यू डिटोरिएट हो जाएगा, टू बी प्रिसाइज कितना, 49.55 से। अगर यहाँ पे कैश फ्लो 5th ईयर में सिर्फ 50 ही होता, तो हमारा तो 400 था, अगर 50 होता तो 49.55 से आपका वैल्यू डिटोरिएट होता। टू बी प्रिसाइज 49.55 का पीवी करना पड़ता, बिकॉज अपने पीवी, ये तो 5th ईयर का वैल्यू होता ना 49.55, उसका पीवी करते। जैसे ये जो आया 300.45, दैट इज वैल्यू ऑफ 5th ईयर, उसका पीवी करेंगे तो एनपीवी आता है, क्लियर है? ओके, तो अब दूसरा मीनिंग ये अपने लिखेंगे बाद में, ये जो डिस्कस कर रहे हैं ना उसको प्रॉपर्ली लिखेंगे। दूसरा मीनिंग सुनना ध्यान से, सेकेंड मीनिंग जो अपने डिस्कस करना चाह रहे हैं, जैसे ये प्रोजेक्ट आपने कैलकुलेट किया, एन एनपीवी ऑफ दैट प्रोजेक्ट दैट वी हैव फाउंड, इट इज 145.5 ना, 145.5 आया है, क्लियर है? 145.5 आया था। दैट इज रुपीज इन लैक्स, ठीक है? लैक्स में था ये, ओके। तो एनपीवी का कैलकुलेशन या उसका इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके से कहता है कि मान लो अपने ये प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर रहे थे, ठीक है? या ये प्रोजेक्ट अपने पास है ही नहीं अभी, और अपना जो शेयर प्राइस है, एबीसी लिमिटेड का शेयर प्राइस का बात कर रहा हूं मैं, दैट इज गोइंग ऑन ₹150 पर शेयर, क्लियर? 150 पर शेयर आपके शेयर प्राइस चल रहा है, और आपका नंबर ऑफ जो शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 10 लाख, ठीक है? तो आपके 1500 lakhs रुपीस, 1500 lakhs रुपीस, दैट इज योर मार्केट कैप, ठीक है? मार्केट कैप मतलब जो पूरे कंपनी का वैल्यू होगा, प्रिसाइजली बोले तो 15 करोड़ रुपीस, ठीक है? 15 करोड़ रुपीस का वैल्यू है, क्लियर है? अब आपका मार्केट में ट्रेडिंग, शेयर का ट्रेडिंग चल रहा है, आपको पता है कि शेयर प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर। अपने उसमें इनिशियली जब अपने लेक्चर ले रहे थे तब ये डिस्कस किया हुआ था, ठीक है? हाउ शेयर मार्केट प्राइस इज डिटरमाइन फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक। तो इस तरीके से शेयर चल रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सब फंडामेंटल्स है, ठीक है?
फंडामेंटली ऐसा होना चाहिए, ये बात कर रहे हैं अपने, एनपीवी सेज दैट। तो अगर हम लोग ये ट्रेड मार्केट में चल रहा है और आपका सपोज एक प्रोजेक्ट आया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग दैट योर कैलकुलेशन, और आपके प्रोजेक्ट का एनपीवी कितना है 145.5। व्हाट डू यू मीन बाय एनपीवी? दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। इट मीन्स फंडामेंटली अगर आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हो या आपको वो प्रोजेक्ट मिलता है कोई टेंडर, ठीक है, जिसका एनपीवी पॉजिटिव है 145.5, देन फंडामेंटली योर मार्केट कैप, ओवरऑल मार्केट कैप मस्ट बी इंक्रीज बाय व्हाट 145.5। मीन्स व्हाट, क्या होना चाहिए? अगेन आई एम रिपीटेडली यूजिंग दैट वर्ड, क्या होना चाहिए, ठीक है, होगा ऐसा नहीं गारंटीड कह रहे, क्या होना चाहिए? तो फंडामेंटली ये होना चाहिए कि आपका वैल्यू 145.5 लाख से बढ़ जाना चाहिए। मीन्स जो मार्केट कैप है ना, मार्केट कैप, वो आपका ओवरऑल हो जाना चाहिए 1645.5, 1645.5। और अगर 10 लाख शेयर है तो पर शेयर वैल्यू आपका हो जाना चाहिए 164.55। 150 जो अभी चल रहा था ना, वो प्राइस बढ़ जाना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए 164.55। दैट इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनपीवी कैलकुलेशन। इफ यू आर अक्वायरिंग एनी प्रोजेक्ट और विद अ पॉजिटिव एनपीवी, वो आपके मार्केट कैप में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्या हर बार ऐसा रियल लाइफ में होता है? तो आंसर इज नो। क्लियर है? क्यों नो? बहुत सारे रीजन है, बिकॉज मार्केट्स आर नॉट परफेक्ट, ठीक है, मार्केट परफेक्ट नहीं है, हर बार मार्केट फंडामेंटल से नहीं चलते, लॉन्ग टर्म में इट कैन बी परफेक्ट। क्लियर है? बट अब है ना, ये चीज सुनना ध्यान से, मार्केट में कैसे लिंक है, मतलब है ना, आप थोड़ा ध्यान दो तो चीजें समझ में आएगी, ठीक है। मार्केट एक्यूरेट नहीं है तभी तो उस मार्केट चलता है, वे अपने बहुत बार बोल चुके हैं, ठीक है। अगर मार्केट परफेक्ट होने लगे तो मार्केट फिर बाय सेल होगा ही नहीं वहां पे। क्लियर है? जैसे अभी अपने रिसेंटली जियो और फेसबुक का डील हुआ, सडनली रिलायंस का शेयर प्राइस ऊपर चला गया। क्लियर है? अब है ना, ये सारा जो शेयर प्राइस ऊपर गया है ना, वो एक्सपेक्टेशन के बेस पे गया है। ये तो सिंपली डील था ना कि भाई मेरे पास शेयर्स हैं, क्लियर है, कोई एक पर्सन आके मेरे सर्टेन परसेंटेज शेयर्स अपने पास ले लेता है, क्लियर है, और उसके बदले मेरे को पेमेंट करता है, तो उससे कोई बिजनेस में गेन थोड़ी हुआ राइट नाउ। या मैंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी अनाउंस नहीं किया जिससे, उस टाइम अनाउंस नहीं किया जिससे मेरा फ्यूचर में बहुत हैवी प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। उस टाइम तो सिर्फ डील अनाउंस किया ना, बट फिर भी लोग उसको कंसिडर करते और मार्केट में शेयर प्राइस रिलायंस का तो भागा था। क्लियर है? और भागना भी चाहिए, बिकॉज फंडामेंटली भी एक रीजंस है कि वो लोग इस तरीके से प्रोजेक्ट के साथ आने वाले हैं, ठीक है। जो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ जियो एंड फेसबुक वो बहुत ही सुपर कर सकता है इंडिया में। दोनों के पास जो कस्टमर बेस है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। वो कोई भी इंडस्ट्री को अगर पकड़े ना तो वो इंडस्ट्री को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, इतना पावर आ गया अभी। क्लियर है? तो उसके बेसिस पे लोगों ने प्रेडिक्शन करके फिर शेयर प्राइस उस टाइम बढ़ाया, ठीक है। तो वहां पे आप सुनना ध्यान से, कोई प्रोजेक्ट में ऐसा थोड़ी था कि एनपीवी पॉजिटिव है, वो प्रोजेक्ट का डेटा नहीं लाए थे फिर भी शेयर प्राइस बढ़ा। इन अ सेम मैनर अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आओ और आप बोलो इसका एनपीवी 145.5 है, तो क्या लोग कंपल्सरीली 145.5 से आपका मार्केट कैप इंक्रीज कर देंगे? तो आंसर इज नो। अगेन वापिस से बोल रहा हूं, फंडामेंटली ऐसा होना चाहिए बट होगा नहीं मार्केट में। कभी कभी ये चीजें किस पे डिपेंड करती है कि आप कितना स्ट्रांगली वो मैसेज कन्वे कर पाते हो मार्केट में, ठीक है। अगर आपका जो सोर्सेज है कन्वे करने के वो बहुत स्ट्रांग है एंड मार्केट में एक न्यूज़ चला गया है कि ये तो बहुत कंपनी, ये प्रोजेक्ट बहुत ही सुपर्ब है, ठीक है, तो लोग 145.5 की जगह 300 लैक्स का भी मार्केट कैप अप्रिशिएट करवा सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। एक साइकोलॉजिकली सेट हो गया मार्केट में कि भाई ये तो बहुत कंपनी ऊपर जाने वाला है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट उनके हाथ में आया है, तो 145.5 उसका एनपीवी है। क्लियर है? और तो भी शेयर प्राइस उससे भी ज्यादा जाएगा। और इनफैक्ट एक और चीज बोलूं, एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, वो जो कैलकुलेशन जो डॉक्यूमेंट होता है ना, दैट इज नॉट पब्लिक डॉक्यूमेंट। मुझे अपने शेयर होल्डर्स को ये थोड़ी दिखाना है कि मैंने ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया है बिकॉज इसका एनपीवी पॉजिटिव था, तो वो पब्लिकली अवेलेबल होता नहीं है। क्लियर है? तो ये सब चीजें एक्सपेक्टेशन पे चलती है कि ये डील हुई, ये कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला तो उनको इतना फायदा होगा, तो लोग क्या करते हैं, मतलब उस हिसाब से वैल्यू बढ़ा देते हैं आपका। वो जो एक्सपेक्टेशन है वो कभी भी एक्यूरेट थोड़ी बैठ सकता है।
तभी तो मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि फंडामेंटली 145.5 से आपका मार्केट कैप बढ़ जाना चाहिए, बट रियल लाइफ में ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्रेडिबिलिटी, ठीक है, आपका फेस कितना क्रेडिबल है मार्केट में उस पर डिपेंड करता है। शायद 145.5 की जगह आपको बहुत ज्यादा भी वैल्यू एप्रिसिएशन मिल जाए और शायद उससे कम भी मिले, क्लियर है। रिसेंटली एक ना इनसाइडर ट्रेडिंग का केस है, आपको पता हो तो, यूएस में जो मॉडर्ना जिसने बोला ना, क्लेम किया है कि वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड फर्स्ट ट्रायल ऑन ह्यूमन फॉर कोरोना वैक्सीन, ठीक है, वो उन्होंने क्लेम किया था आज से कुछ 15 दिन पहले। तो उनका जो शेयर प्राइस था ना अराउंड $47 ट्रेड कर रहा था, 47 या $57, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है। तो वो सडनली $80 हो गया विद इन 1 और 2 डेज, क्लियर है। ये उस टाइम मतलब एक ही या 2 दिन में वो डबल के आसपास हो गया था, 47 से सीधा $80, क्लियर है। फिर कुछ लोगों ने डाउट किया वहाँ पे कि भाई इन्होंने जो एविडेंस दिए हैं दैट इज़ नॉट इनफ टू प्रूव कि भाई ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही है, ठीक है। फर्स्ट ट्रायल सक्सेसफुल है, उसके जो एविडेंस है या जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ के जो एक्सपर्ट्स है वैक्सीन के, उन्होंने ऐसा बोला था, क्लियर है। तो फिर दूसरे दिन डाउन हो गया। फिर कोई किसी ने वापस से कुछ कमेंट किया, ठीक है, वहाँ यूएस गवर्नमेंट में किसी ने, तो वापस से शेयर ऊपर गया था। अगर आप उसको रिसेंटली, अब ये सब चीज़ें क्या है देखो ध्यान से, लोगों ने ना एक्सपेक्टेशन के बेस पे खेला कि भाई चलो ना इसके पास वैक्सीन आ गया तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी, और जिसके पास भी आएगा वैक्सीन, ठीक है, कोई भी अगर वैक्सीन डेवलप करने में सक्सेसफुल हुआ तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन 700 करोड़ है, उससे ज़्यादा है, क्लियर है, 700 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो अगर अपने 80% एक्यूरेसी भी रखें तो भी 500 करोड़ लोगों को, 500 या 600 करोड़ लोगों को वो वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आप इमेजिन करो अगर 1000 भी प्राइस रखे, 1000 रुपीज़, देन मल्टीप्लाई बाय विथ 600 करोड़, कहाँ पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। 6 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास का टोटल वो वैक्सीनेशन का प्राइस हो जाएगा, क्लियर है। तो जिसके पास भी आया वो तो मतलब उसका तो मतलब बहुत लॉटरी लगने वाली है, क्लियर है। तो वो जो मतलब अभी ना रिसेंट सिनारियो में ये बहुत चल रहा है, अगर कोई न्यूज़ फॉलो कर रहा है ना तो ये चीज़ें बहुत आती है, ठीक है। हर एक कंट्री की बहुत सारी कंपनी क्लेम करती है कि अपने वैक्सीनेशन डेवलप कर दिया है, वो उसके पीछे ना बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो मॉडर्ना कंपनी में क्या हुआ कि वो प्राइस ऊपर गया 680 से, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस एक कोई यूएस गवर्नमेंट में से किसी ने कमेंट कर दिया तो वापस प्राइस 70 या $68 के आसपास था। अभी कल ही या परसों 1-2 दिन पहले ही का अपने एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, तो उसमें ना उनके जो मेडिकल ऑफिसर है ना मॉडर्ना कंपनी के, और एक और ऑफिसर था, उन्होंने हैवी क्वांटिटी सेल कर दिया है वहाँ पे शेयर मार्केट में, ठीक है। बहुत हैवी क्वांटिटी उनके पास जो था वो सेल कर दिया है। इनफैक्ट उन्होंने ना कॉल ऑप्शन भी बाय किया था पहले, वो न्यूज़ से पहले कॉल ऑप्शन बाय किया था। न्यूज़ आने के बाद शेयर प्राइस भागा तो कॉल भी भागा, ठीक है। फिर उन्होंने ऊपर जाके कॉल बेचा है और बहुत हैवी 2 लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया। खैर उनके खिलाफ जो भी प्रोसेस करना है वो हो गया, बिकॉज दैट इज केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है, वो इनसाइडर ट्रेडिंग का ही केस है। तो इस तरीके से ये जो प्राइस ऊपर बढ़ा था ना वो एक्सपेक्टेशन के बेस पे बढ़ा था, क्लियर है। उससे कितना फायदा होगा वो तो जब एक्चुअली में होगा तब पता चलेगा ना। तो मार्केट कभी भी एग्जिट फिगर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। जैसे एनपीवी 145.5 है तो आपका मार्केट वैल्यू 145.5 से बढ़ जाए ऐसा गारंटेड नहीं है, क्लियर है। ऊपर भी जा सकता है और उतना भी नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। इनफैक्ट कभी कभी तो नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट तो इनपरफेक्ट ही है। मतलब आप जाके क्लेम कर दो कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट आ गया है, क्लियर है, कि वो प्रोजेक्ट है जिससे प्रॉफिट होगा फ्यूचर में। अब है ना मार्केट में आपके अगेंस्ट में एक रूमर्स आ गया है कि ये प्रोजेक्ट में ना इस कंपनी को प्रॉब्लम होने वाला है, इनका जो डेडलाइन है, मान लो एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, आपने वो एक्वायर कर लिया, बहुत मेहनत करके आपने वो प्रोजेक्ट अपने पास लेके आए आप, ठीक है, जिससे एनपीवी था 145.5, आपने मार्केट में जाके ये न्यूज़ अनाउंस किया, क्लियर है। बट आपका कोई मतलब ऑपोजिट पार्टी है आपकी कोई, और उसने एक रूमर्स फैला दिया है कि ये प्रोजेक्ट से इनको लॉस होने वाला है, गवर्नमेंट की डेडलाइन इनसे हिट नहीं होंगी, ठीक है, वो लेट हो जाएंगे, फिर पेमेंट लेट होगा, गवर्नमेंट का जो क्वालिटी चेकअप है उसमें भी ये एक्यूरेट नहीं बैठ पाएंगे, और रूमर्स फैलाने वाले का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। तो शायद आप जैसे ही वो अनाउंस करो ना कि हमने ये प्रोजेक्ट हमारे पास आ गया है, उसी टाइम आपका वैल्यू नीचे भी जा सकता है, क्लियर है। बट अपने अगर फंडामेंटली बात करें, फंडामेंटली देन इफ यू आर एक्वायर, अगेन एक और चीज भी है, ये 145.5
आप समझना ध्यान से, 145.5 तब है जब ये सारे कैश फ्लो फ्यूचर में आपको मिले 100, 250, 300, 150, 400 एंड प्रोसेस स्टार्ट करने में या बिजनेस स्टार्ट करने में, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में आपको 600 लैक्स ही देना पड़े। क्या ये सब सर्टन है? नहीं। तो फिर 145.5 जो है वो भी कैसे सर्टन हो सकता है? क्लियर है? तो इस वजह से ये सब फंडामेंटल्स है कि ऐसा होना चाहिए, प्रोवाइडेड दिस ये हो तो ये होगा 600, 100, 250, वो तो बाद में पता चलेगा। तो एनपीवी भी इस तरीके से ही रिएक्ट करता है, ठीक है, मार्केट भी इस तरीके से रिएक्ट करता है जैसा उनको समझ में आता है, ठीक है, जैसा उनका परसेप्शन होता है उस हिसाब से रिएक्ट करता है। ये सारा डिस्कशन था फंडामेंटली कि ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? तो दो चीजें अपने कंप्लीट कर दी है यहाँ पे। एक तो कि अगर आपका एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मीनिंग ये तो समझ लो कि आप जो डिस्काउंटिंग रेट यूज करते हो ना, उससे आपका रिटर्न ज्यादा है, उससे आपका रिटर्न क्या है? ज्यादा है। और दूसरा, अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव है तो फंडामेंटली मार्केट कैप ऑफ योर कंपनी मस्ट बी इंक्रीज दैट एनपीवी अमाउंट। क्लियर है? अगर एनपीवी नेगेटिव है और प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसके दो इंटरप्रिटेशन, दैट मीन्स योर actual return or return internal rate of return is less than your discounting rate, and second interpretation, your market cap of the company should be reduced by that amount, उसने अमाउंट से रिड्यूस हो जाना चाहिए, तभी एनपीवी पॉजिटिव वाला बात थोड़ी ना कोई एक्सेप्ट करता है। क्लियर है? सॉरी, एनपीवी नेगेटिव वाला प्रोजेक्ट कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। रीजन फॉर दैट कि वैल्यू डिटोरिएट होता है उससे फंडामेंटली। क्लियर है? और उससे अपना ये भी पता चलता है कि प्रोजेक्ट का जो रिटर्न है वो आपके डिस्काउंटिंग रेट से कम है। चलो इसको कंप्लीट कर देते। एक और चीज जो अपने कन्वे करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द डिस्कशन, वो बाद में रखते, चलो ना वो नेक्स्ट एग्जांपल के साथ अपने समझाएंगे। तो अभी अपने दो ही डिस्कशन हुए, ठीक है, दो ही, एक तो एक एनपीवी का एग्जिट मीनिंग जिसके दो इंटरप्रिटेशन, और दूसरा हाउ वी विल डिसाइड कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, वो थोड़ा सिंपल वाला था। क्लियर है? तो आपने अगर ये सम लिख लिया हो ना यहाँ पे, तो आप वहां पे लिखना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नोट्स करके, ठीक है, एग्जाम्पल में नोट्स करके यहाँ पे लिख लिया होगा। एक यहाँ पे वो कमेंट तो लिखना है ना, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, वो कमेंट लिख लो। और दूसरा आपने आगे लिखना नोट्स करके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसमें नंबर 1, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनपीवी? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनपीवी? नेक्स्ट लाइन में लिखना एनपीवी मीन्स नेट प्रेजेंट वैल्यू। NPV means net present value. It is value created by project for this company. ठीक है? It is value created by this project for company. Value created by this project for company. फिर नेक्स्ट टाइम लिखना इंटरप्रिटेशन नंबर 1, इंटरप्रिटेशन नंबर 1, इफ लिखना इफ एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज पॉजिटिव, interpretation number 1, if NPV of the project is positive, रुपीस पॉजिटिव, फिर रुपीस 145.5 लैक्स, ठीक है, रुपीस 145.5 lakh, that means
फंडामेंटली market value of that company should be increased by that NPV amount after acquiring that project. ऐसा रियल लाइफ में नहीं होगा, वो अपने डिस्कस कर चुके, ठीक है। रियल लाइफ में चीजें एक्सपेक्टेशन पे चलती है, क्लियर है। और जो 145.5 है दैट इज प्राइवेट डॉक्यूमेंट, आप जाके पब्लिक थोड़ी ना करोगे कि हमारा जो एनपीवी का, मतलब ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ना लोग ऐसा बोलते हैं कि सर 145.5 से नीचे होने, चलो वो तो समझ में आता है कि लोग हमारी बात पे भरोसा नहीं कर रहे, उनको ऐसा लग रहा है कि चलो 145.5 ये बोल रहा है, मतलब इतना दम नहीं होगा, दम 50 लाख का ही होगा, वो समझ में आता है। बट सर उससे ऊपर वैल्यू क्या हो सकता है, तो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है, बिकॉज आप कभी जाके मार्केट में ऐसा थोड़ी बोलोगे कि अपने ये प्रोजेक्ट का एनपीवी 145.5 है। हम लोग तो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देंगे, वी हैव अक्वायर्ड दैट प्रोजेक्ट, ठीक है, उस ये प्रोजेक्ट है, वो इस तरीके से हम लोग सप्लाई करने वाले हैं, ये चीज़ का सप्लाई है, ठीक है, और ये कंपनी ने या गवर्नमेंट ने हमको प्रोजेक्ट दिया है। अब लोगों को सोचना है ना कि इसका एनपीवी कितना होगा, इसमें कंपनी को क्या फायदा होगा, वो फायदा तो फ्यूचर में होने वाला है, तो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए जो आज पे कर है, बहुत ही क्लियर चीज़ें हैं, आप समझो ध्यान से। फ्यूचर में जो ये सब जो प्रोजेक्ट है उसमें फायदा तो फ्यूचर में होने वाला है ना। आप देखो ध्यान से, एक्सेस रिटर्न जो आपको मिला 300.45, खेल उसी का है 345, बट 345 कब मिलने वाला है, 5 साल बाद, तो उसके लिए आज थोड़ी ना कोई 300 रुपए देगा, 300.45 देगा, वो तो उसका पीवी देगा ना, तो उसका पीवी आपका वैल्यू ऐड हो जाएगा। अब लोग कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में आपको कितना फायदा होने वाला है, वो उन पे है। अगर वो लोग ओवर एस्टिमेट कर दे देन इट माइट बी पॉसिबल दैट आपका ओवरऑल वैल्यू, आपका जो एनपीवी है प्रोजेक्ट का, और ये याद रहे एनपीवी लोगों को नहीं पता होगा, उससे ज़्यादा भी इंक्रीज हो जाए और उससे कम भी हो सकता है और नेगेटिव भी जा सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। वी आर इन मार्केट विच इज़ इनपरफेक्ट, ठीक है। तो ये इंटरप्रिटेशन नंबर 1 हो गया। इंटरप्रिटेशन नंबर 2 इसी में जो एनपीवी का एग्जैक्ट मीनिंग है वो, इफ इंटरप्रिटेशन नंबर 2, इफ एनपीवी of the project is positive, if NPV of the project is positive, it means if NPV of the project is positive, it means return from that project, ब्रैकेट में लिख लेना IIR, रिटर्न का मतलब क्या हुआ, IIR, रिटर्न फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट is more than discounting rate, and if NPV मतलब रिवर्स वाइस वर्सा लिखना है, ठीक है। if NPV of the project is negative, if NPV of the project is negative, that means return from the project ब्रैकेट में IIR is less than your discounting rate. I am using word discounting rate, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं बोल रहा हूँ मैं। आपने जो रेट यूज किया है उससे ज़्यादा होगा रिटर्न अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव है, आपने जो रेट यूज किया उससे कम होगा एनपीवी अगर आपका कम होगा रिटर्न अगर आपका एनपीवी नेगेटिव है, क्लियर है। डिस्काउंटिंग रेट इज इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, क्लियर है। तो ये दो चीज़ हो गई अपनी, दो क्वेश्चंस अपने लिख लिए कि भाई अपने एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है एनपीवी का, ठीक है। खैर सेकंड क्वेश्चन लिखना है अपने को, लिखना हाउ वी विल डिसाइड, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वी विल डिसाइड
कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो इन रियल लाइफ, लिखना आप लोग। How we will decide cash outflow and cash inflow in real life? यस, तो उसका आंसर लिखना आप लोग। दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में क्या, आउटफ्लो, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में लिखना कैश आउटफ्लो will be decided based on the quotation available for assets or based on the expected market price of that assets। ठीक है, आप कैसे के बेसिस पे डिसाइड करोगे, तो वही है कि आप कोटेशन जो अवेलेबल होंगे वो असेट्स के लिए, उसके बेसिस पे आपने कॉल ले सकते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना होगा। नहीं है अवेलेबल तो एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन भी ले सकते हैं कि इतने पैसे में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? बट हाँ, जैसे आप एडवांस स्टेज में चलते जाओ ना, मतलब आप जितने वो बिजनेस को एक्चुअली स्टार्ट करने के पास आओ, ठीक है, एडवांस स्टेज में आओ, तो फिर अजम्पशन नहीं चलता है। यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट कोटेड प्राइस, ठीक है, कि एक्चुअली में ये स्टार्ट करने में कितना लगेगा। बट एक बार इनिशियल लेवल पे कैबेज करना हो ना, अभी एक थॉट आया है, थॉट को अपने पेपर पेन पे रखना चाह रहे हैं और एक कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो फिर वो एक बार एक्सपेक्टेड वैल्यू चल जाएगा, आपको कोटेशन लाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? देन नेक्स्ट लाइन में लिखना कैश इनफ्लो पर एनम will be calculated based on market survey comma past experience and future expectation सारा का सारा जो खेल है ना वो यहाँ पे है। क्लियर है? आप यहाँ पे एक्यूरेट हो गए तो फिर आप पूरा प्रोजेक्ट एनालिसिस एक्यूरेट है। क्लियर है? बट इतना सिंपल होता नहीं है इसको फोरकास्ट करना, बिकॉज फ्यूचर में बहुत सारा अनसर्टनिटी होता ही है। क्लियर है? फोरकास्टिंग करने के टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, पास्ट डेटा उठा के मतलब एक फोरकास्ट कर सकते हो कि भाई पिछले 5 साल में हम लोग जो इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं उसमें कुछ इस तरीके से ग्रो होता है, या एक और कंपनी था जिसने 5 साल पहले अपने लेवल से स्टार्ट किया था, तो उसका सिनारियो चेक करके आप थोड़ा बहुत एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है? इसके लिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स चाहिए, जो इंडस्ट्री में आप ऑपरेट करने जा रहे हो ना उसके एक्सपर्ट चाहिए। क्लियर है? मतलब इतना क्लम्सी होता है ना ये रिपोर्ट कर, और है ना आप समझो ध्यान से, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना वो लोग ये कैबेज एनालिसिस करते हैं बहुत सारे। ठीक है? अगर आपका कोई फ्रेंड हो जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब करता हो तो बहुत सारे फील्ड होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी, जैसे पोर्टफोलियो मैनेज करना। क्लियर है? दैट इज वन कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। क्लियर है? फिर ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग से ट्रेडिंग बात कर रहा हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। दैट इज वन पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन अ सेम वे मर्जर एक्विजिशन में भी लोग एक्सपर्टाइज होते हैं। ठीक है? मर्जर एंड एक्विजिशन का ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के हेड में बहुत सारे पोर्शन है और उसमें से एक पोर्शन ये कैबेज वाला है। ठीक है? इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो अगर कोई उसमें जॉब करता है तो वो पर्सन बहुत ही एक्यूरेट चाहिए इन दैट एस्टिमेशन। ठीक है? वो एस्टिमेशन करने में एकदम ही दम चाहिए। क्लियर है? तो बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं ना, जिसके बहुत बड़ी फर्म्स है, तो वो ये जो डिपार्टमेंट है कैबेज एनालिसिस का डिपार्टमेंट, उसमें इंटरनली और टीमें होती है कि भाई कोई प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड आएगा तो ये टीम के पास जाएगा, बिकॉज कॉमन टीम नहीं रख सकते ना, बिकॉज हर कोई हर एक इंडस्ट्री में थोड़ी एक्सपर्ट होता है। तो जिसका जहाँ पे एक्सपर्टाइज है ना वहाँ पे जाके वो कैबेज का प्रोजेक्ट या इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट का काम टास्क उसको एलोकेट होता है। क्लियर है? आपका अगर कोई फ्रेंड हो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अच्छे, तो उससे पूछना अगर ये कैबेज में काम करते हैं तो। ठीक है?
बीच में अभी है ना, एक रिसेंटली मैं एक मेरे फ्रेंड के साथ इस पे काम कर रहा था, तो एक है ना कैप मतलब एक कंपनी थी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड, उनको वो टोल प्लाजा का ना राइट बेचना था। उन्होंने एक रोड बनाया था, मैं नोएडा साइड की बात कर रहा हूँ, वहाँ का प्रोजेक्ट का। उन्होंने ना 43 किलोमीटर लॉन्ग एक रोड बनाया था, जिससे उनको गवर्नमेंट का 15 ईयर का टोल प्लाजा का उनको राइट मिला था। क्लियर है। अब 5 साल हो गए उसको, 5 साल उन्होंने ऑपरेट किया, मतलब उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट किया। अब 10 साल का जो राइट है ना वो बेचना था, और हम लोग रिस्पॉन्सिबल है टू कोट प्राइस फॉर 10 ईयर, कि 10 साल का जो राइट है, जो भी अपने यहाँ से परचेस करेगा हमारे पास से राइट, उसको 10 साल तक टोल कलेक्ट करने का राइट मिलेगा। क्लियर है। तो आप इमेजिन करो ना कितना वो क्लमसी कैलकुलेशन है, बट करने कैसे बैठ सकते हैं अपने। तो 5 साल का डेटा उठाया, उसमें ग्रोथ चेक किया कि चलो 5 साल में एवरेज ग्रोथ क्या है। होती सब चीज़ें नॉर्मल ही है, बट एक बार करने बैठे ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं जो आपको एकेडमिक में नहीं करने पड़ते हैं। एकेडमिक में सम दिया होता है, वहाँ पे तो सम बनाना है। क्लियर कि व्हाट विल बी कैश इनफ्लो, तो क्या कैसे करेंगे अपने। तो मेरे पास वो रिपोर्ट्स भी है, ठीक है, एक्सेल्स में पड़ा है मेरे पास। अगर अपने हुआ तो मैं आपको वो शेयर करूंगा कि अपने कैसे वो एग्जैक्टली उसको यूज़ किया था। ठीक है। तो 5 साल का जो डेटा था उसके बेसिस पे हमने एक सर्टेन अमाउंट निकाला। 5 साल वो कांस्टेंट बेसिस पे ग्रो कर रहा था, बिकॉज नंबर ऑफ व्हीकल इंडिया में तो ग्रो कर ही रहे हैं। तो ऑफकोर्स नंबर ऑफ व्हीकल अगर ग्रो कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि भाई वो जो रोड है वहाँ पे जो अपने ट्रैवल करने वाले लोग हैं या जो ट्रैफिक रहता है वो डे बाय डे इंक्रीज होगा। तो वहाँ पे एक सर्टन ग्रोथ आ रहा था अप्रोक्स 7%। ठीक है। तो हमने ये प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई एक तो वो जो ट्रैफिक है ना उसमें ग्रोथ, और हर साल आपका टोल टैक्स एक सर्टन परसेंटेज से बढ़ता है। देयर इज अपर कैप फॉर दैट। ठीक है। आप मतलब जैसे आए वैसे नहीं बढ़ा सकते। क्लियर। उसमें एक अपर कैप है गवर्नमेंट का, उतने परसेंटेज से आप अपना टोल टैक्स बढ़ा सकते हो। वो भी जब आप उसमें जब वो 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसमें ये लिखा ही होता है कि एवरी ईयर या एवरी 3 ईयर वी कैन इंक्रीज अवर टोल टैक्स अमाउंट बाय दिस अमाउंट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्रीज भी है। क्लियर है। वो डिपेंड करता है आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है गवर्नमेंट के साथ। मेजोरिटी केस में जो एक्सकलेशन क्लॉज है ना वो होता ही है। तो अब चीज़ें क्या थी, 10 साल का अपने रेवेन्यू एक बार निकालना है कि ये रेवेन्यू होगा, ये कॉस्ट होगा, लास्ट में हम लोग कैश फ्लो निकालेंगे। फिर सिंपल वो कैश फ्लो को डिस्काउंट करेंगे, जीरो पे लाएंगे 10 साल का। तो कितने चैलेंजिंग काम है। पहले तो 10 साल का कैश फ्लो प्लॉट करो, खैर वो थोड़ा रिसर्च करो तो आ सकता है। देन यू हैव टू यूज अप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग रेट फॉर दैट प्रोजेक्ट। क्लियर है कि भाई कौन से रेट से डिस्काउंट करें। तो वो डिपेंड करता है कि भाई आजकल एवरेज रिटर्न कितना चल रहा है अपने इंडस्ट्री में। क्लियर है। उस हिसाब से अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, क्या वो भी इंपॉर्टेंट होता है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है कि आपका मार्केट में रिटर्न क्या है। मैं अभी ये डिस्कस करने वाला हूँ कि हाउ वी विल डिसाइड दैट डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है। वो डिस्कस आएगा तब अपने करेंगे। तो वो सब करके फिर एक वैल्यू कोटेशन होता है। खैर जो भी हम लोग कोट करते हैं ना, जितना वैल्यू हमारे पास आता है हम सजेस्ट ऐसा ही करते हैं। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर होगा वो ऐसे ही सजेस्ट करेगा कि भाई आप थोड़ा ऊपर कोट करो, बिकॉज ये तो नेगोशिएशन में जाएगा ना बात। आपको यहाँ तक अगर वैल्यू लेना तो थोड़ा ऊपर कोट करो, फिर बात नेगोशिएशन में जाती है। क्लियर है। तो इस तरीके से वो कैप बेस का एनालिसिस इन्वेस्टमेंट बैंकर्स प्रोवाइड करते हैं। अब चीज़ें अब सुनना ध्यान से आगे। ये अपने लिख लिया, चलो ये चीज़ अपने लिख लिया। ठीक है। एक और चीज़ लिखना फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आपने क्या लिखा, कैश फ्लो कैश इनफ्लो आर बेस्ड ऑन व्हाट। तो कैश इनफ्लो जो है दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, मार्केट सर्वे, देन पास्ट डेटा एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। क्लियर है। ये सब पे डिपेंडेंट है। बट क्या हम लोग रियल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वी आर रिस्पॉन्सिबल टू कैलकुलेट कैश इनफ्लो, इन अ सर्टन फॉर्मेट। ठीक है। एक परफेक्ट फॉर्मेट ही है, उसी फॉर्मेट में आपको जाना पड़ेगा, उस फॉर्मेट में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो हम लोग को सीखना पड़ेगा कि फॉर्मेट क्या होता है, बिकॉज इस सम में तो आपको तो कैश फ्लो दे दिया था ये। क्लियर है। और खैर अपने को आना चाहिए, इंटरमीडिएट में वो कवर हो चुका है, बट ये कैसे आएगा ना, उसका फॉर्मेट है सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, देन ईबीआईटी, फिर माइनस करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे और वो सब। ठीक है। वो एक सेकंड एग्जांपल में कवर करेंगे। तो ये खत्म हो गया। एंड थर्ड लिखना, आप थर्ड क्वेश्चन लिखना।
यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिखना, हाउ वी विल डिसाइड डिस्काउंटिंग रेट फॉर प्रोजेक्ट। डिस्काउंटिंग रेट आएगा कहां से, क्लियर है? तो रूल क्या कहता है अपना डिस्काउंटिंग रेट का, दैट वी हैव डिस्कस इन अर्लियर पार्ट, दैट इफ ओनली कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन देन यू हैव टू कंसिडर दैट एज अ डिस्काउंटिंग रेट एंड विद साइमल्टेनियस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। दैट इज ऑल्सो गिवन, देन अपने किसको प्रायोरिटी देते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को। अब इसका लॉजिक क्यों ऐसा करते हैं, तो वैसे पता होना चाहिए बट फिर भी अगर नहीं पता है तो ध्यान देना। मान लो कोई प्रोजेक्ट है, उसमें आपका जो फंडिंग कॉस्ट है वो 15% आ रहा है, 15%, दैट इज माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम क्या बोलते हैं कि इससे अपने प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करेंगे। अगर प्रोजेक्ट का एनपीवी ज्यादा आया, पॉजिटिव आया, तो उसका मीनिंग ये है ना कि हमारा जो रिटर्न फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट है, ठीक है, रिटर्न फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट दैट इज व्हाट, मोर देन 15 ना। अगर किसी को वो प्रॉब्लम लग रहा है ना, तो मैं वो विजुलाइज नहीं कर पाऊंगा, बट ये मैसेज तो विजुलाइज करना हो तो 1 ईयर ये डेटा में पॉसिबल है। जैसे 1 ईयर डेटा हो, मान लो 1 साल का ही प्रोजेक्ट है, एट टी इज इक्वल टू 0 हमने 100, ये मैं ना इंटरमीडिएट में भी समझाता हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल बात है ये। तो टी इज इक्वल टू 1 पे 100 रुपये जा रहे, एक साल बाद 120 रुपये मिलेंगे इससे, दैट इज माई प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट से अगर रिटर्न चेक करे तो इसको कौन से रेट से डिस्काउंट करूं, तो आंसर 100 आएगा, तो 20 से। तो अपने बोलेंगे कि 20 इज IRR फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, 20%। अब ना एक साल में ये दिख भी जाएगा कि देखो ध्यान से, सीधा फॉरवर्ड कैलकुलेशन, 100 लगाने से अगर 120 मिल रहा है तो 20% रिटर्न ही हुआ। बट 3-4 साल के कैलकुलेशन में ये नहीं दिखा पाते अपने, ये फॉरवर्ड वाला कैलकुलेशन। आई होप आपको ये आता है, इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाला बात है नहीं, ठीक है, कि इस प्रोजेक्ट का IRR कितना है, 20। अब अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 22 है, अगर आप इसको 22 से डिस्काउंट करोगे तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो 120 को 22 से करे तो 120 डिवाइडेड बाय 1.22, 22 से कर रहे तो आंसर जो आया ना वो आया 98.36, दैट इज माय इनफ्लो। और आउटफ्लो कितना था, 100। तो ऑब्वियस है कि आपका एनपीवी क्या होगा, नेगेटिव, क्लियर है। बट अगर आपका डिस्काउंटिंग रेट 15 है, मतलब 20 से कुछ भी कम है, 20 से अगर कम है तो एनपीवी क्या आएगा, पॉजिटिव, क्लियर है। तो अपने यही उसमें कहना चाह रहे थे, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मतलब 20 से कम होगा ना तो आप क्या करोगे, 120 अगर एक साल बाद है, उसको 15 से डिस्काउंट करें 1.15 से, तो 120 डिवाइडेड बाय 1.15, तो ये आ रहा है 104। और आपका इन्वेस्टमेंट तो कितना था, 100, तो एनपीवी क्या है, पॉजिटिव। तो ये तभी हो सकता है जब आपका डिस्काउंटिंग रेट से आपका रिटर्न क्या हो, ज्यादा हो। तो इस बार रिटर्न तो क्या था, 20 ना, 100 लगाए और आपको 120 मिल रहा है, तो 20% रिटर्न। और IAR के फॉर्म में भी आपको समझ में आ रहा है 20। बट सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करता, आप कौन से रेट से डिस्काउंट करते हो उस पर भी डिपेंड करता है, क्लियर है। चलो अगर ये कंप्लीटेड, अब ध्यान देना। तो अपने एक प्रोजेक्ट है जिसपे कॉस्ट ऑफ कैपिटल था आपका 15, ठीक है। तो फर्स्ट जो मेंटालिटी होता है कि वी शुड यूज दैट एज अ डिस्काउंटिंग रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका डिस्काउंटिंग रेट होना चाहिए, और वैसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। बट अगर इसने ऐसा दिया है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 18, क्लियर है, तो क्या यूज करते हैं अपने, 18%, क्लियर है। बोले सर ऐसा क्यों उसको प्रायोरिटी मिलता है, तो बहुत सिंपल रीजन है इसके पीछे का। अब ध्यान देना, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एक्स, जिसका रिटर्न था मान लो 16%, कितना है रिटर्न, IAR जो है ना वो 16% है, क्लियर है, ओके। और हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 15। तो अगर मैं इसको मना कर दूं, एक बार रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को हटा दो, तो अगर ये प्रोजेक्ट एक्स को इसके बेसिस पे इवैल्यूएट करे अपने कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपना 15 है और वो जो प्रोजेक्ट है उससे जो रिटर्न आ रहा है वो 16 आएगा, तो क्या इसका एनपीवी पॉजिटिव होगा, आंसर इज यस, पॉजिटिव होगा, बिकॉज रिटर्न फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट इज मोर देन योर डिस्काउंटिंग रेट दैट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अपने इस प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव, और अपने बोलेंगे यस प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, क्लियर, प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। बट
इसके साथ इसने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे दिया 18, तो अगर आप 18 दिया है देन वी विल यूज दैट एज अ डिस्काउंटिंग रेट। तो अगर इसी प्रोजेक्ट को आप अगर नंबर लिखना चाहो तो ध्यान देना, 100 रुपए अगर एक ही साल का डेटा उठाया आपने और एक साल बाद 1 ईयर प्रोजेक्ट है, ओनली 1 ईयर प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसपे मेरे को 116 रुपीज का रिटर्न मिलने वाला। मैं जानबूझ के नंबर ज्यादा नहीं ले रहा हूं, अल्टीमेटली मैसेज कन्वे हो जाए दैट इज इनफ। तो ये 16% रिटर्न है ना, और एक साल में विजुअलाइज भी करवा पाएंगे फॉरवर्ड कैलकुलेशन का। और मेरा डिस्काउंटिंग रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से 15 था, तो आई विल यूज 1.15, तो 116 डिवाइडेड बाय 1.15, तो आपका आंसर आ रहा है इनफ्लो, पीवी ऑफ इनफ्लो का आंसर आ रहा है 100.86, और आउटफ्लो तो 100 था ही, तो आपका एनपीवी आएगा 0.86 पॉजिटिव। क्लियर है? किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए सर इतना पैसा लगा के सिर्फ 0.86 कमा रहे हैं, मतलब 100 रुपए पे आपका रिटर्न 0.86 है। 0.86 इज एक्सेस रिटर्न ओवर एंड अबव योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल या योर डिस्काउंटिंग रेट। मतलब ऐसा नहीं है, हमने तो 16 कमाया था, 16 रुपीज दैट वी हैव अर्न, 16%। 0.86 क्या है? तो जो एक्सेस रिटर्न है ना उसका पीवी है, ये चीज समझना आप लोग। क्लियर है? कोई और अंडरस्टैंडिंग अगर है कि सर 100 रुपए लगा के सिर्फ 0.86 आ रहा है, हमारा तो कॉस्ट ही 15 है, वो उसको 15 को हटाओ, उसके ऊपर जो है ना उसका पीवी है। तो एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो हम 0.001 भी पॉजिटिव होगा ना तो एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज जाता क्या है हमारा तो वैल्यू एडिशन ही हो रहा है। क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, अब यहां पे अगर ये 116 ही है, मैं ऐसा बोला 116 है एंड आई एम यूजिंग डिस्काउंटिंग रेट इज 18%, तो 1.18 हो जाएगा ना, डिस्काउंटिंग रेट 18 होगा तो 1.18 हो गया, तो 116 डिवाइडेड बाय 1.18, तो आपका आंसर आ रहा है 98.30, और आपका आउटफ्लो 100 है, तो एनपीवी नेगेटिव आ जाएगा ना, नेगेटिव 1.7 आ जाएगा। और अगर एनपीवी नेगेटिव है तो अपने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज वो वैल्यू डिटोरिएट करता है, ठीक है, वैल्यू आपका कम कर देता है फंडामेंटली मार्केट वैल्यू। और अल्टीमेटली फाइनेंस मैनेजर का जो है, फाइनेंस मैनेजर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो क्या है? वैल्यू इंक्रीज करना। क्लियर है? ओके, तो मैं ये कन्वे करना चाह रहा हूं इससे कि जैसे ही आप ये 18 यूज करते हो ना, तो वो जो 16% रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट का एनपीवी क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो जब अगर आपने ये दोनों दिया है तो हम इसी को यूज करते हैं ना। अब क्यों इसको प्रायोरिटी देते हैं वो समझे, तो सुनना ध्यान से। मान लो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, 100 रुपए है, ठीक है, अपने पास 100 रुपए पड़े, और भी पैसे है, ठीक है, आप लगा सकते हो, बट आपको बोला है कि 2 प्रोजेक्ट है आपके पास। एक था प्रोजेक्ट ए, ठीक है, उसमें पैसा लगाना। एक प्रोजेक्ट क्या था? प्रोजेक्ट ए, उसमें पैसा लगाना है, तो हमने उसको इवैल्यूएट किया। क्लियर है? जब इसको अभी है ना, प्रोजेक्ट ए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन के तौर पे आया और हमने इसको इवैल्यूएट किया, वी हैव कंसीडर 15% एज अ बेंचमार्क रेट, बिकॉज कोई और प्रोजेक्ट था ही नहीं, हमने उसको फोकस किया। कोई भी प्रोजेक्ट आया, ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर नहीं दिया हो तो हम उसको इवैल्यूएट किससे करते? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका क्या आया? 15, और तो उससे हिसाब से आपने इवैल्यूएट किया, तो प्रोजेक्ट का एनपीवी क्या आ रहा था? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा था, बिकॉज प्रोजेक्ट ए का जो रिटर्न था ना वो था 18%। कितना था? 18। प्रोजेक्ट ए का रिटर्न 18 था और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था? 15, तो ऑफकोर्स उसका एनपीवी क्या आएगा? पॉजिटिव। अब जैसे प्रोजेक्ट ए को इवैल्यूएट करके छोड़ा है, अभी तो एग्जीक्यूट तो नहीं किया ना हमने, जैसे उसको छोड़ा एक और प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट एक्स आया। अब है ना, वो ऐसा है कि भाई आप ये चाहो तो प्रोजेक्ट एक्स भी कर सकते हो या ए, दोनों में से एक कर सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर है? अगर ऐसा है और प्रोजेक्ट एक्स का जो रिटर्न है ना वो कितना है? 16% है। ठीक है, हमने कैलकुलेट नहीं किया मान लो, बट 16% है, अपने बाद में पता चला, एक बार वो सब एनपीवी का कैलकुलेशन खत्म हो जाए ना उसके बाद। अब सुनना ध्यान से, अगर ये प्रोजेक्ट का रिटर्न 16 है और ये प्रोजेक्ट एक्स को सुनना ध्यान से, प्रोजेक्ट एक्स को आप 15 से इवैल्यूएट कर दो, 15 से इवैल्यूएट कर दो। क्लियर है? ध्यान देना, मेरे पास एक ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है जिससे मेरे को 18 का रिटर्न मिलने वाला है। क्लियर है? तो अब मुझे नया जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करना होगा ना, नया जो भी कोई प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करना होगा, आई विल कंसिडर 18% एज अ बेंचमार्क रेट, बिकॉज ऑलरेडी 18 तो आ ही रहा है ना, तो 18 से नीचे को क्यों मैं हाँ बोलूंगा?
अगर आप इसको, अगर इसका 16% है, ठीक है, 16% है, और आप इसको 15 से डिस्काउंटिंग करके यूज करो, एनपीवी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो क्या हम उसको यस बोल देंगे? नहीं, बोले ये तो वैल्यू क्रिएटेड वाला प्रोजेक्ट है, इसको एक्सेप्ट कर दे। मैं बोल रहा हूँ वैल्यू भले क्रिएट हो रहा है, बट एक ऑलरेडी ऑप्शन है मेरे पास। ये एक मतलब वैसे तो क्या होता है कि अगर अपने 18 के साथ इसका वैल्यू निकालेंगे एनपीवी, जिसका रिटर्न 18 है, तो मान लो एनपीवी जो आ रहा है एक बार निकाल ही देते हैं, मतलब 100 रुपये लगाएंगे, 118 रुपये आपको ईयर के एंड में मिलेंगे। क्लियर है? तो 118 को 1.15 से डिस्काउंट करें तो ये आ रहा है। मैं 15 क्यों यूज़ किया, एक बार वापस से इसको डेटा को समझाना चाह रहा हूँ मैं, कि मेरा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो है 15%, ठीक है। प्रोजेक्ट ए है जिसमें 100 रुपये इन्वेस्टमेंट होगा और 18% रिटर्न है, मतलब एक साल के बाद 118 रुपये मिलेंगे। हम लोग मल्टीपल ईयर्स में इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे बिकॉज वहाँ पे दिखेगा नहीं 18। क्लियर है? तो 118 को मैं 15 से डिवाइड करूँ तो आंसर आ रहा है पीवी ऑफ इनफ्लो is 102.6 minus PV of outflow is 100, तो NPV क्या आया 2.6। क्लियर है? अब इसी के साथ ये जब इवेल्यूएट कर रहे थे ना, ये प्रोजेक्ट है, उसके बाद प्रोजेक्ट एक्स आया, उसमें 100 रुपये लगाएंगे और रिटर्न मिलेगा 116। आप बोलोगे सर प्रोजेक्ट ए बेटर है, बट ये तो मैं सिंपल डेटा रख रहा हूँ, इसलिए बेटर है कि 100 में 118 और 100 में 116, ठीक है। ये तो मल्टीपल ईयर्स में होगा ना, तो फिर अपने एनपीवी निकालेंगे। तो मान लो ये दोनों डेटा दिया है, दोनों कैलकुलेशन दी है, तो मैं क्या करूंगा, इसका पीवी ऑफ कैश इनफ्लो निकालूंगा और सिंपली राइट नाउ वी विल यूज 15%, ठीक है। तो अगर इसका पीवी करें तो 116 का 1.15 करेंगे तो वो आ रहा है 100.86। क्लियर है? इसमें से 100 माइनस कर देंगे, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो दैट इज 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.86। अब आप इन दोनों में से बोलो ना कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें, तो ऑफकोर्स ए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि एनपीवी हायर है, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो बट कभी कभी क्या होता है कि मेरे को आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं बतानी है, ठीक है, इसके बारे में मेरे को इंफॉर्मेशन बतानी नहीं है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा 15 है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 15, बट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 18। इसका मतलब ये है, और देन आपको ये बोला है कि इवैल्यूएट प्रोजेक्ट एक्स को इवैल्यूएट करो कि एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। तो ये ना बैकग्राउंड में ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है जिससे मैं 18 कमा सकता हूं। आप में 18 से ऊपर दम है तो बोलो। तो 18 से ऊपर का दम तो तब होगा जब 18 के रेट पे व्हेन आई एम यूजिंग 18% डिस्काउंटिंग रेट एंड आपका प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव बता दे, तब जाके तो वो 18 से ज्यादा कमा पा रहा है। क्लियर है? तभी ध्यान देना, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दोनों दिया है देन वी विल गिव प्रायोरिटी टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। उसका बैकग्राउंड का मैसेज ये है कि 15 भले रहा मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बट मेरे पास ऑलरेडी ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे अपने 18 कमा सकते हैं। तो अब मैं आपको, आपके लिए जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है ना, मींस प्रोजेक्ट एक्स, उसके लिए जो हर्डल रेट है वो 18 है, नॉट 15। आप 18 से ऊपर हो तो मैं आप पे शिफ्ट हो जाऊंगा, अदरवाइज मेरे पास है एक प्रोजेक्ट। क्लियर है? तो इस तरीके से वो हर्डल रेट कंसीडर होता है 18%। अगर आपका प्रोजेक्ट 16% रिटर्न प्रोवाइड करता है जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो वो 18 पे जब इवैल्यूएट होगा ना तो उसका एनपीवी नेगेटिव आ जाएगा। आपने किया भी था ना कि 116 को अगर 18 से करे तो देखो एनपीवी नेगेटिव आ गया, मीन्स हम ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इवन दो 15 पे इवैल्यूएट करे तो पॉजिटिव आ रहा है, बट हम लोग क्यों करेंगे 15 पे? 18 वाला है मेरे पास एक प्रोजेक्ट। वो बोलेगा नहीं क्वेश्चन में कि मेरे पास ऑलरेडी 18 वाला है, वो क्या लिख के देगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट इज 18, 15% भले कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहा, बट बैकग्राउंड में ये है, आप समझना। क्लियर है कि मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, इस वजह से अपने इस तरीके से कोट कर रहे। क्लियर है ये? तभी अभी है ना, किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सर ऐसे ही आप रूल बना दिया है कि भाई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों हो, देन प्रायोरिटी विल बी गिवन टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रीजंस के साथ अपने कंप्लीट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिखा होगा हाउ वी विल डिसाइड डिस्काउंटिंग रेट। क्लियर है? तो वहां पे लिखना आंसर, लिखना वहां पे, इफ ओनली कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन, इफ ओनली कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन, then
cost of capital will be your discounting rate. Cost of capital will be your discounting rate. Then उसके बाद next लिखना, if cost of capital and required rate of return both is given, if cost of capital and required rate of return both is given, then we will consider required rate of return as a discounting rate. क्लियर है? तो ये बहुत ही बेसिक डिस्कशन है, अगर इंटरमीडिएट में पढ़ा है अच्छे से अपने, ठीक है, मोस्ट ऑफ ने पढ़ा ही है प्रॉपरली, तो मतलब आता ही होगा, किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, ठीक है, ये ऑब्वियसली सिंपल है। बट बाई चांस अगर कोई है स्टूडेंट जो इंटर में नहीं कैच कर पाया था, तो उसके लिए है, ठीक है, तो आप एक बार उसको रिकॉल भी हो जाएगा। और ये भी है कि जिसको आता था कैप बैच बहुत अच्छे से, उनके लिए रिकॉल भी है ये सब, ठीक है, कि अपने ये सब पढ़ के आए। अब एक दो सम और लिखेंगे जिस पे मुझे वो फॉर्मेट शेयर करना है, वो भी आता है अपने को, और 2-3 अंडरस्टैंडिंग और भी है, ठीक है, जो हमको आना चाहिए अगर आप कैप बैच पढ़ रहे हो तो। क्लियर है? हाइपोथेटिकली चलाते नहीं हैं अपने चीज़ों को कि नहीं ऐसा है, याद कर लो। ट्राई करते हैं जो चीज़ें अपने समझ सकते हैं एटलीस्ट उसको तो अपने शेयर कर पाए। क्लियर है? तो अगर समराइज करें आज का डिस्कशन, सिंपल था। फर्स्ट इज व्हाट इज द एग्जैक्ट सम, कैलकुलेट किया उसको जाने दो, ठीक है, वो तो हमको आता ही था। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनपीवी? तो एनपीवी is value created by that project for company. Interpretation number 1 is what? If NPV is positive, fundamentally market cap of that company should be increased by that NPV amount. Clear? अगर NPV कोई प्रोजेक्ट का पॉजिटिव। दूसरा, NPV पॉजिटिव है मतलब आपका जो डिस्काउंटिंग रेट से आपका जो रिटर्न है ना फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट वो ज़्यादा है। क्लियर है? तभी NPV क्या होगा? पॉजिटिव। अगर NPV नेगेटिव है तो उल्टा है। क्लियर है कि आपका जो डिस्काउंटिंग रेट है उससे तो रिटर्न कम ही है। क्लियर है? इस तरीके से होगा। फिर अपने आए हाउ वी विल डिसाइड कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो, वो अपने डिस्कस किया। मोर और लेस दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन। थर्ड था हाउ वी विल डिसाइड डिस्काउंटिंग रेट। तो रूल इज लाइक दैट, इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इफ बोथ इज गिवन देन प्रायोरिटी विल बी गिवन टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रीजन वी हैव डिस्कस। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। ये बहुत ही इंट्रोडक्टरी पार्ट था। ठीक है, अपने नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा एडवांस स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक रखते हैं। क्लियर है?